ठीक है, जी। सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आज आंग्ल भाषा के प्रथम दिवस 1 जनवरी 2022 के प्रथम दिन विश्व आयुर्वेद परिषद ने जो हमें एक मौका दिया है अपने विचार रखने का, इसलिए मैं अपने तरफ से पूरे विश्व आयुर्वेद परिषद की टीम को और आप सभी सम्मानित चिकित्सकगण सबको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज चूँकि जलौकावतरण टॉपिक पर डिस्कशन होना है, इससे संबंधित जो भी बातें हम कहेंगे मोस्टली वो एक्सपीरियंस बेस है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि चूँकि विषय बहुत लंबा है, जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना ही वो बढ़ता जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको एक सार समझाने की कोशिश करूँगा और विशेष रूप से अगर किसी को जिज्ञासा है तो मैं वो जिज्ञासा शांत करने की पूरा प्रयास करने की कोशिश करूँ। अब आते हैं अपने विषय पर तो जलौ का एक वैज्ञानिक विश्लेषण और उसका चिकित्सकीय प्रयोग है जिसका आज हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। जब भी हम किसी विषय को शुरुआत करते हैं तो उसके कुछ पिलर्स या जो है माइलस्टोन्स होते हैं जिनके आधार पर जलौका या हमारे विषय की पहचान होती है। तो अगर हम काय चिकित्सा संप्रदाय से ही शुरू करें तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं जलौकसो अनुशस्त्राणाम। तो अणुशस्त्र है अर्थात जो पैरासर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें 14 जो है विशेष रूप से बताए गए हैं उनमें से जो है जलौका एक है और वो जलौका अणुशस्त्रों में श्रेष्ठ है ऐसा चरक संहिता में वर्णित है। ऐसे ही अगर किसी को रक्तस्राव करानी है और आपको लगता है कि वो बहुत सुकुमार है और आसानी से रक्तमोचन कराना जरूरी है तो उस अवस्था में हमें जलौका का प्रयोग करना चाहिए। तो जलौकस्तु सुखी नाम रक्तस्रावये योजयेत्। ऐसे ही जलौका नाम ही उसके लिए फिक्स हो गया है। हालाँकि जल में रहने के कारण किसी को भी जलौका कह सकते हैं बट क्योंकि शास्त्र के हिसाब से जलौका मीन्स जल और ओक निवास स्थान और क्योंकि जल ही निवास स्थान है और बिना जल के लीच का हम जीवन संभव नहीं कर सकते। क्या कह सकते हैं जलम आसाम आयुरिति जलायुक्सा जल जलायुका और जलम आसाम ओकाहित जलौक्सा। इसीलिए अगर आज मॉडर्न के हिसाब से जब हम जोंक की बात करते हैं तो 2 तरीके के जोंक दिखाई देते हैं। एक है टेरेस्ट्रियल लीचेज और एक है मैराइन लीचेज या सी लीचेज या एक्वेटिक लीचेज। तो जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है वो हम जल वाली लीच की ही बात करते हैं। ऐसा बहुत सारे डिफरेंस मिलते हैं जिसमें बहुत तरीके के लीकेज हैं जो नॉर्मली वो सॉइल में या अर्थ पे ऐसे मिल सकते हैं। बट जो हमारी जो लीकेज शास्त्र के हिसाब से है वो उनके नामकरण में ही छुपा है कि जल के बिना वो रह ही नहीं सकते। जल ही जिसकी आयु है और जल ही जिसका निवास स्थान है वही जलौका है और हम उसी जलौका को ही चिकित्सकीय प्रयोग में यूज करते हैं। फिर अगला टॉपिक कि हम किसमें यूज करेंगे क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत है जिसमें पंच महाभूत और त्रिदोष की बात होती है। तो त्रिदोष में जो स्पेशली पित्तज रोग हैं और पित्त के कारण जो रक्त की दृष्टि है या हम ऐसा कहते हैं पित्त और रक्त जो आश्रय आश्रयी भाव से रहते हैं उससे उत्पन्न जो विकार होंगे हम उसमें विशेष रूप से जलौका का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम जलौका का यूज करते हैं तो हमारे साथ जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है जो राग रुजा समन। दुष्ट रक्त अगर कहीं से निकल जाए या डिजीज साइड से हम उसका लेटिंग या लेट आउट कर ले जाएं तो हमारा जो राग रुजा बहुत शीघ्र ही समन हो सकते हैं। तो ये एक संक्षिप्त परिचय था कि जलौका और जलौकावचरण का। इन्हीं विषयों पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो फिगर में जो दिख रहा है स्पेशली लीचेज का जो कह सकते हैं कि जो हमारा मेडिकल यूज है वो इसी तरीके की लीकेज को हम अपने चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी को हमें पहचानना पड़ेगा। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो जानना पड़ेगा। इसी आधार पर हम आगे सविस और निर्विस की बातें करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने जलौका के बारे में एक पृथक से अलग से चैप्टर दिया है जलौकावचरण विधि अध्याय जो कि सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय
13 में है। और उन्होंने लिखा कि सीताधिवासा मधुरा जलौका वारी संभवा। और ऐसे मतलब जलौका वारी संभवा, जल में ही संभव है, या कह सकते हैं जलौका जल जन्म भी, जो जल में ही जन्म लेती हैं, या जल के बगैर जिनका जीवन नहीं है, और जो शीतल जल में अधिवास करती है, मधुर रस युक्त होती हैं, और जो पित्तज व्याधियों में यूज किया जाएगा, रक्त अवशोषण के लिए यूज किया जाएगा, वो जलौका है। हमारा आज का उद्देश्य स्पेशली टू स्टिमुलेट द clinicians, students and newcomers, especially newcomers, and to give awareness about the bloodletting procedures, and in bloodletting especially the leech therapy procedure. क्योंकि सब जानते हैं कि आयुर्वेद में पंचकर्म एक बहुत ही सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा प्रकार है कह सकते हैं, जिसमें हम अगर सुश्रुत संप्रदाय की या शल्य संप्रदाय की बात करें तो उन पंचकर्म प्रोसीजर में बमन, विरेचन, बस्ती, नस्य के बाद एक रक्तमोचन को इंक्लूड किया जाता है। एंड रक्तमोचन इज नथिंग बट सिंपली ये टेक्निक्स टू लेट आउट द ब्लड, और वी कैन से दैट थेरापेटिक लेट आउट द ब्लड, और ऐसे भी कह सकते हैं कि थेरापेटिक let out the blood from the diseased site. So the different techniques that allowing the blood to bleed for the therapeutic purposes are falls in the heading of Raktmochar. And this Raktmochar is a broad topic, and every types of the Raktmochar like Beni Panchar, scarification, leech therapy, Sringa and Alavu, each have their own importance. And these Raktmochar procedures are now continuing practices in almost all of the or most of the Ayurvedic colleges by the scholars and by the clinicians who are practicing in the market. Bloodletting may be used in many surgical disorders and many medical disorders, and in conditions where the surgery either not suitable or not possible. In that conditions, the bloodletting may be option of therapy. ब्लडलेटिंग प्रोसीजर्स जो आयुर्वेद में वर्णित है, उसमें तो बहुत सामान्य तरीके से एज ए चिकित्सा सूत्र बताया है कि त्वक दोषा ग्रंथिया रोगा त्वक दोषा ग्रंथिया सोफा रोगा शोणित जास्ते रक्तमोचन शीली नाम ना भवंती कदाचन। मतलब त्वचा के रोग, ग्रंथि, शोफ और रक्तजन्य जो भी विकार हैं, उनमें हम रक्तमोचन कर सकते हैं। ये एक सूत्र है, और इस सूत्र को हम कितना इलोबरेट कर सकते हैं अपने तरीके से, वो सारे हमें अपने एक्सपीरियंस से और कह सकते हैं कि लक्षणों के आधार पर हम अपने आप को जो है उस डिजीज के ऊपर फिट कर सकते हैं। ये रक्तमोचन साध्य जो व्याधियां हैं, उनमें स्पेशली यही श्लोक को लोग फॉलो करते हैं, और त्वचा के रोग अगर काउंट करेंगे तो स्पेशली ऐसे रोग जो पित्त या रक्तजन्य हैं उनमें, और ग्रंथि जैसे कोई शोफ या ग्रंथि जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में है, आइदर इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन और बाय नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन, दोनों कंडीशंस में कोई दाह की अवस्था है, पाक की है, शोथ की, जो हमारे पित्तज फीचर्स हैं, उनके हिसाब से हम अपने को जो है पर्टिकुलर डिजीज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज हैं, जिसमें कुछ आर्टीरियल डिजीजेज, वेनस डिजीजेज, लिम्फेटिक डिजीजेज, कैपिलरीज डिजीजेज, उनमें हम जो है ब्लड लेटिंग प्रोसीजर्स को यूज करते हैं। बहुत सारे पेनफुल कंडीशंस हैं जिनमें स्पेशल इन्वॉल्वमेंट रक्त और पित्त का है, वहां पर हम एज ए ब्लड लेटिंग टूल्स यूज कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि इतने सारे ब्लड लेटिंग के प्रोसीजर्स हैं, तो हमें कौन सी ब्लड लेटिंग की जो मेथड्स है वो किस बीमारी में और कब कहाँ यूज करना है, इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है कि हम हाउ टू डिसाइड ए स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ ब्लड लेटिंग। तो उन्होंने अपने दोष अवस्थानुसार, रक्त अवस्थानुसार और आतुर अवस्थानुसार क्लासिफाई किया है। तो जैसे सपोज दोष अवस्थानुसार की हम बात करें, तो कौन सा दोष इन्वॉल्व है, क्योंकि रक्त है, रक्त वात से भी दूषित हो सकता है, पित्त से भी दूषित हो सकता है, और कफ से भी दूषित हो सकता है। क्योंकि जो है वात, पित्त, कफ ही त्रिदोष हैं,
बट जब हम शल्य शास्त्र की बात करते हैं तो उन्होंने रक्त का इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन किया है और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि कभी-कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या रक्त भी एक दोष है क्या? बट एक्चुअल में दोष 3 ही हैं, जो हमारा त्रिदोषवाद सिद्धांत है और वो आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत है, उसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि इम्पोर्टेंस शल्य तंत्र में रक्त का अत्यधिक है। सुश्रुत ने इस पर बहुत सारे श्लोक्स दिए हैं, चैप्टर्स दिए हैं और उन्होंने अपने व्यूज खूब अच्छे तरीके से रखा है कि देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेणेव धार्यते तस्माद् यत्नेन संरक्षम रक्तम जीव इति स्थिता। उन्होंने कहा रक्त ही जीव है और सबको मालूम है कि अगर शल्य तंत्र का कहीं बात होगा तो बिना रक्त के शायद संभव नहीं होगा। तो रक्त को हमें निकालना भी है, रक्त को प्रोटेक्ट भी करना है और डिजीज को ठीक भी करना है, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। अब श्रृंग जलों का अलाबों में अगर वात के कारण रक्त की दृष्टि हुई, पित्त के कारण रक्त की दृष्टि हुई और कफ के कारण दृष्टि हुई तो वातज में श्रृंग, पित्तज में जलौका और कफज में अलाबु। फिर कहा अगर कोई सर्वांग शरीर में दोष इन्वॉल्व है तो सिरावेदन और अगर एक देशस्थ है तो लोकलाइज्ड है तो उनमें प्रक्षालन। ऐसे ही अगर कहीं गुल्म की रोग है या कहीं ऐसी सर्जरी जो इंट्रा एब्डोमिनल या ऐसी स्थिति में है तो घटी यंत्र का यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का उनका ये क्लासिफिकेशन दिया है कि कौन से दोष इन्वॉल्वमेंट है तो कौन से तरीके की विधियां हम यूज करेंगे। ऐसे ही दूसरा तरीका बताया कि जो रक्त की दृष्टि है वो स्थित कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि वेदर दी दोष सिचुएटेड एट द सुपरफिशियल लेवल at the deep or deeper or deepest or we can say in the whole body। तो उन्होंने लिखा कि सिरा विसरे तुम वस्तु जलों का भी पदेश तथा अवगाढ़म यथा पूर्व निर्हरित दुष्ट शोणितम। सीधे सीधे बोला कि अगर सबसे ऊपर है तो पद मतलब प्रच्छा, स्कैरिफिकेशन, स्क्रैचिंग, इंसिजन, कुछ भी कह लें इसको, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स। अगर उससे डीप गया तो जलौका और उससे भी डीप गया तो आपको तुम्बी मतलब अलाबू और उसके भी नीचे है तो श्रृंग और सबसे अगर संपूर्ण शरीर में है तो सिरावेद। ये सुश्रुत का सुश्रुत शरीर स्थान का ये श्लोक है जिसमें स्पेशली उन्होंने बताया कि सुपरफिशियल रक्त प्रच्छान, स्लाइटली डीपर जलौका और उससे भी डीप सीटेड है तो तुम्बी और अत्यंत गंभीर दोष है तो श्रृंग। ये स्पेशली इस बात पर निर्भर करता है कि चूंकि मेरा एम क्या है, मेरा एम है ब्लड लेटिंग। अगर सुपरफिशियल है तो माइनर इंसिजन देकर भी हम ये एपिडर्मिस और स्किन के इंटैक्ट को अगर हम कट कर दें तो शायद ब्लड लेटिंग हो जाएगा और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो है अगर एक देशस्थ है तो वहां पर पिंडित रक्त है तो हम प्रच्छान कर देंगे। लेकिन जलौका का क्या है, जलौका भी ब्लड सक करती है बट जो सक्शन सक्शन प्रेशर है या कह सकते हो सक्शन पावर है जलौका की वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जितना तुम्बी और श्रृंग का। तो तुम्बी में भी हम जो है एज कंपेयर टू जलौका निगेटिव प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं और श्रृंग तो अपने ऊपर है। श्रृंग में जो दो मुख हैं, एक शरीर पार्ट से बॉडी पार्ट से अटैच है और दूसरा मुख से। अगर हम श्रृंग से खींचने की कोशिश करें तो पर्सन या चिकित्सक के उस पर पावर पर है कि वो कितना बल लगाकर उस रक्त को खींच सकता है। मतलब अगर डीपेस्ट सीटेड ब्लड है तो भी हम उसे खींच सकते हैं। जैसे आजकल का कपिंग सिस्टम है, आप कम प्रेशर देंगे थोड़ा ब्लड आएगा और डीप और जब पंप करेंगे तो और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होके और ज्यादा ब्लड ब्लीड करा सकते हैं। तो ये तुम्बी और श्रृंग का जो मॉडिफाइड रूप है वो आजकल कपिंग के नाम से प्रचलित है और लोग यूज भी करते हैं। ऐसे ही अगर कोई संपूर्ण शरीर में दोष है तो हम वहां पर सिरावेद करते हैं। लेकिन सुश्रुत ने क्योंकि रक्त की दृष्टि है और उसमें सिरा रक्त मोक्षण करना है तो उसके लिए स्पेशली उन्होंने ये सारी विधियां बताई है। बट उन्होंने कहा है कि सर्वाणी सर्वैरवा, मतलब आप अपने हिसाब से अंशांश कल्पना करिए, अपने हिसाब से अपने इक्विपमेंट्स को, अपनी फिजिबिलिटी को देखिए और सभी को सभी में यूज किया जा सकता है। बट ये बेटर है कि इसको अगर आप प्रच्छान को जो है वो तटस्थ में करेंगे, पिंडित रक्त में करेंगे तो बेटर है। उससे डीप जाना है तो जलों का और ये एक
विचार है कि आप उसकी अंशांश कल्पना कर सकते हैं। बट अगर आपको ज़रूरत है, तो किसी को किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। आचार्य सारंगधर ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि अगर लीच थेरेपी के महत्व को बताते हुए कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर रक्तमोक्षण काउंटर इंडिकेटेड है, तो भी आप लीच थेरेपी वहाँ कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है कि आपको दुष्ट रक्त निकालना है और पेशेंट की कंडीशंस, डिजीज़ की कंडीशन ऐसी लगती है कि आपको ब्लड लेटिंग नहीं करना चाहिए, फिर भी आप रक्तमोक्षण करना चाहते हैं, तो जलौकावचरण वहाँ कर सकते हैं। ऐसे ही एक पर्सन टू पर्सन, क्योंकि रोगी या आतुर की जो बल है वो अलग होते हैं। कुछ लोग जो है प्रवर सत्व, मध्यम सत्व और कुछ अवर सत्व के हैं। तो जलौकावचरण क्योंकि कोई सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें ज़्यादा नहीं होता, तो ये एक परम सुकुमार तरीका है। तो जो सुकुमार क्वैसी पर्सन्स हैं, उनको स्पेशली आप जलौका इंडिकेट करेंगे। और श्रृंग एंड अलाबू सुकुमार पर्सन्स के लिए, और प्रस्थान एंड सिरावित, क्योंकि ये इसमें कट, इंसिजन और जो है कुछ सर्जिकल मेथड्स जरूर फॉलो होंगे, तो इसलिए ये बलवान लोगों के लिए कहा गया। तो इतना एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये था कि कालके चूंकि तुम्ही आता घेतेছো एक ब्लड लेटिंग एक प्रोसीजर है जो चिकित्सा में काफी यूज होती है, बट उसके जो 5 टाइप्स स्पेशली हैं, उनमें से हम कौन सा कहाँ यूज करेंगे। तो अब जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट दी लीच थेरेपी। आजकल क्योंकि लीच थेरेपी इतना पॉपुलराइज है कि मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो लगभग लगभग हर वैद्य इससे अवेयर है। और इस पर कुछ लोग अभी क्योंकि आर्टिकल पब्लिकेशन और साइंटिफिक रिव्यू और कुछ केस रिपोर्ट्स, केस सीरीज, बहुत तरीके के लोग वर्क करते हैं। तो जब हम आजकल सर्च करते हैं लीच थेरेपी के नाम से, तो हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो सामने आ जाते हैं। तो एक एग्जांपल है कि पबमेड में भी आज की डेट में लगभग 1087 रिजल्ट्स अगर आप लीच थेरेपी टर्म से खोजेंगे तो मिलेगा आपको। और अगर हिरुडोथेरेपी के नाम से सर्च करते हैं तो लगभग 262 रिजल्ट्स हैं। ऐसे ही गूगल स्कॉलर में तो काफी कुछ मैटर्स मिलते हैं, और हिरुडोथेरेपी में भी एटलीस्ट 1550 रिजल्ट्स उस दिखाई देते हैं। ये डाटा बताने का सिर्फ ये मतलब था कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं, लेकिन उसमें एक लीच थेरेपी भी ऐसा विषय है जिस पर आप लोगों के रुझान बढ़े हैं, और लोग वर्क भी करते हैं। वर्क पहले भी होता था, बट आप डॉक्यूमेंट भी करते हैं और उसे पब्लिश भी करते हैं। और हमारे ख्याल से अगर आप डॉक्यूमेंटेशन और पब्लिकेशन नहीं करेंगे, तो आपकी वर्क का रिकॉग्निशन शायद कम ही होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं और आप कोई आप केस ठीक होते हैं, तो उनको एटलीस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करो, ताकि जो साइंटिफिक रिव्यू है वो और आसान होगा। अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हु इज लीच एक्सपर्ट और व्हाट्स आर द क्वालिटी ऑफ ए लीच थेरेपिस्ट। तो सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 13 में उन्होंने लास्ट के श्लोक में सारा कुछ डिस्क्राइब करने के बाद एक बताया कि क्षेत्राणि ग्रहणम जाति पोषणम सावचारणम जलोक सांयो वेत्ति तत्साध्यान सा जयेत गदान। बहुत सिंपल चिकित्सा सूत्रों कह सकते हो, उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। उन्होंने लिखा कि जो क्षेत्र को जानता है, मींस हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ लीचेज को जानते हैं, तो ग्रहण करने की, कैचिंग करने की विधि जानते हैं, उनको जो है पालन करने की विधि जानते हैं। जाति, जो उनके डिफरेंट तरीके की स्पीशीज, वेदर दे आर पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, कौन सी स्पेसिफिक टाइप के लिए हमारे चिकित्सकीय यूज के लिए जरूरी है, वो जानता है। जो उनके पोषण को जानता है कि न्यूट्रिशन कैसे दें, उनको पोषण कैसे रखें, पोषित कैसे रखें, वो जानता है। और मेथोडोलॉजी को अच्छे से जानता है, मतलब औच्चारण विधि को जानता है। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, प्रिपरेशन क्या करना है, लगाना कैसे है, कॉम्प्लिकेशन कैसा होगा, और हमें कब किन कंडीशंस में कितने कैसे यूज करना है, ये जानता है। मतलब क्षेत्राणि ग्रहणम जाति पोषणम सावचारणम जलौकसाम च यो वेति, जो जलौका के बारे में ये सब जानता है, वो साध्य रोगों को तत्साध्यान सा जयित गदान, वो जो साध्य रोगों की चिकित्सा में विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये श्लोक तो बहुत छोटा है, बट शायद मेरे लेक्चर का मैक्सिमम पार्ट इसी में आएगा, जो क्षेत्राणी को, ग्रहण को, जाति को, पोषण को और अवचारण विधि को
अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो हमें शास्त्र में आजकल एक चीज अच्छा है कि बहुत सारी जो खास करके ऑथेंटिक लोग जो लीच एप्लीकेशन करते हैं, वो शास्त्र से जुड़े हैं और शास्त्र की कही हुई विधियों को लगभग फॉलो भी करते हैं। अब चूंकि योग को योग चिकित्सा यूज करनी है, तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि योग क्या है। बेसिक नॉलेज अबाउट योग या लीचेज होनी ही चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया, जलम आसाम आयुरित जलायुका एंड जलम आसाम होका हित जलोक्सा और सीता दिवासा वारि संभवा जल जन्म भी, ये इसके जो नाम है, ये स्पेशली ये है कि हमें वही लीच यूज करनी है जो एक्वेटिक हैं और जो जो है पानी में रहकर ही जिंदा रह सकती है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी लीचेज का डिस्क्रिप्शन और भी है जो एक्चुअल में वाटर हैबिटेट नहीं। तो लीचेज कैन सर्वाइव इन वाटर विदाउट फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट दे कांट survive without water even there is a abundance of the food. So the leeches are belongs family the belongs of animal kingdom and the phylum Annelida. The classes are Hirudinea, order Ganthodilida, and their genus are Hirudinaria and species is Granulosa. The freshwater annelids looks like a worm, and their length is like 5 to 15 centimeter. The most of the leachage are we can say the Indian leachage, they are black or brown greenish color. The 650 known species of in Hirudo genus, 15 are mostly used for medicinal purpose. These are the data that are available on the various research articles available on the internet. Indian medicinal leech are Hirudinaria granulosa. The European leeches are in Western countries. The Hirudo medicinalis is common leech that are usually practiced, but in India, the common Indian cattle leeches are the Hirudinaria granulosa are in practicing by the clinician. The leeches have unique quality of blood sucking, and they are ectoparasite. Their body is divided into 33 segments. इनमें क्या है, एनुलस है। एनिलिडा का जो मतलब है उसमें जो है 33 सेगमेंट्स इसमें है, एनुलस है, इसके 33 पार्ट्स हैं, बट दे आर सुपरफिशियल ओनली। अंदर से कंप्लीट डिवीजन नहीं है, सिर्फ सुपरफिशियल है, इसीलिए इनमें कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और मूवमेंट बड़े आसानी से होता है। क्या एक्चुअल में द लीचेज आर hermaphrodites in nature, and they needs two leeches for cross fertilization. The leeches lay their eggs within the cocoon, which is generally on their ventral surface. The leeches have two surfaces, anterior and posterior, with anterior two suckers, anterior suckers and posterior suckers. The anterior suckers are oval in shape and it sucks the blood, while the posterior one provides the stability to leech. लीच के सकर्स के दो रोल हैं। पहले एंटीरियर सकर्स का तो बेसिक रोल है कि वो ब्लड सक करेगी, और पोस्टीरियर का मेन रोल है मूवमेंट, लोकोमोशन और स्विमिंग में वो हेल्प करता है या पोजीशन मेंटेनिंग में हेल्प करता है। द स्कार्स प्रोड्यूस्ड बाइट ऑफ द लीचेज हैव फिगर ऑफ वाई शेप। लीच में बहुत सारे डेंटिकल्स होते हैं, और जब ये किसी होस्ट पर या कह सकते डिजीज साइट पर जब हम लगाते हैं, तो ये वाई शेप माइन्यूट इंसिजन्स मेक करती है, और वो ड्यू टू दी विद द हेल्प ऑफ देयर डेंटिकल्स। अब आता है कि यूजेबल एंड अवॉइडेबल लीचेज कौन सी हैं, किसको हम यूज कर सकते हैं और किसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का काफी कठिन सवाल भी कह सकते हो, और इसका आंसर इतना ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, बट क्योंकि हम सारे स्पीशीज को नहीं जानते, हम सारे स्पीशीज को देखे भी नहीं है, और हम बहुत सारे ऐसे लीकेज हैं जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं है, और शास्त्र में जो यवन पांडिसा है, पौतन आदि जो दिए हैं, वो उस तात्कालिक समय के हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन था उस वो है। तो बहुत कुछ शास्त्र के हिसाब से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बट इतना जरूर है कहा है कि हमें किसे यूज किसे नहीं करना है। सुश्रुत संहिता में लिखा है कि अगर कोई लीच
स्थूल मध्यः परिक्लिष्टा पृथ्व्यो मंद विचेष्टता आग्राहिण्यो अल्पपाइन्यः सा विशस्यना पूजिता। ऐसा करके अगर कोई लीच बीच में मोटी है, किनारे पर पतली है, वो भद्दी दिखती है, बहुत चपटी है और वो मंद विचेष्टिता मतलब उसकी एक्टिविटीज कम है, ब्लड सकिंग कम करती है, कम मात्रा में ब्लड सक करती है और जो इजिली कैच ना हो सके या जिसे होल्ड ना कर सके, जो पॉइजनस है, ऐसे लीकेज का हमें यूज नहीं करना। तो सवाल ये उठता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी लीच सुटेबल है और कौन सी लीच नहीं सुटेबल है। तो एज पर एक्सपीरियंस वी कैन से, बट एक्चुअली कोई लीच देखकर ऐसे नहीं कह सकता कि ये पॉइजनस है और ये नॉन पॉइजनस है। 100% श्योर नहीं कह सकता, बट क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर ये जरूर कह सकता है कि हम इसे यूज कर सकते हैं, इसे यूज नहीं करना चाहिए। एज पर एक्सपीरियंस in India, most of the leeches are non-poisonous and they may live only in water. और दूसरा क्या है, फ्रेश वाटर एनिलिट्स लुक्स लाइक ए वार्म, और जो उनकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है उसके आधार पर हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि दे आर ब्लैक और ब्राउन ग्रीनिश कलर, या ऐसा कह सकते हैं कि ओलिव कलर का, ओलिव ब्राइट कलर सुपर स्पेसिफिकेशन मार्किंग, डार्सल सरफेस ओलिव ग्रीन कलर की और वेंट्रल सरफेस जो है वो ऑरेंज येलो और ऑरेंज रेड कलर की। Lateral side bear distinct strips of orange or yellow color, and ventrally they bounded by broad black strips and dorsally median longitudinal black strip। हम आपको ये इसलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो लीचेज हैं वो बेसिकली अगर आप सुपरफिशियल चीज में सुपरफिशियली देखेंगे तो वो जो है ओलिव ग्रीन कलर की मिलेंगी और बिल्कुल ब्राइट होंगी। जो वेंट्रल सरफेस होगा वो आपका येलो, ऑरेंज येलो या ऑरेंज रेड कलर का होगा। ऐसे ही मार्फोलॉजिकल फीचर्स, एंटीरियर सकर, पोस्टीरियर सकर, देयर मूवमेंट्स, देयर ब्लड सकिंग नेचर्स, इन आधार पर हम पहचान सकते हैं। लेकिन हम अगर चाहते हैं नहीं बिल्कुल मुझे ये देखना है कि हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा ही लेना है, हमें हिरुडो मेडिसिनलिस ही लेनी है, या जो है हिरुडिनेरिया मैनिलेंसिस है, या कोई ऐसी पर्टिकुलर लीच की ही बात करेंगे, तो शायद शास्त्रीय तरीके से जो डिस्क्राइब लीचेज के निर्विष और सदिश जलोका का डिस्क्रिप्शन है उनके आधार पर हम बहुत डीप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आजकल जो टैक्सोनॉमिक पोजीशन जुलॉजिकल तरीके से है वो बहुत ही ब्रॉड और डीप नॉलेज के आधार पर है। तो मैंने एक बार कोशिश किया कि मुझे आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सी लीच हम जो यूज करते हैं वो है। तो मुझे मैंने 2-3 दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी में प्रयास किया कि लाओ पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी लीच है। तो वहां पर मुझे जानने पर ये पता चला कि अगर आप चाहते हो कि कोई लीच आइडेंटिफाई करे तो आपके पास दो तरीका है। एक है जीन एंड डीएनए सीक्वेंसिंग कराइए, दूसरा मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स इतना आसान नहीं है जिसके आधार पर आप लीच आइडेंटिफाई करें, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। हाँ, ये रिसर्च का विषय है, आप अगर इसमें लगते हैं तो शायद लीच का आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स से आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स एनालाइज जेनेटिक हेरिडिटरी मॉलिक्यूलर डिफरेंस predominantly in DNA sequence and to gain information on an organism evolutionary relationships, correlation between phylogeny and morphological traits such as eye spot numbers, annulation, salivary glands, एंड बहुत कुछ ऐसे मार्फोलॉजी और सीक्वेंसिंग के आधार पर करते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स उन्होंने मुझे बताए कि अगर आप डीएनए सैंपलिंग करिए, उसकी सुपरफिशियल स्किन से आप डीएनए सैंपलिंग करिए, फिर उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एम्प्लीफिकेशन कराइए, फिर डीएनए सीक्वेंसिंग कराइए और फिर उसको एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है जिस पर आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करिए, क्योंकि वो एक प्रकार का डाटा बैंक है जिस पर लगभग जितने तरीके के स्पीशीज और कोई भी नया स्पीशीज अगर आइडेंटिफाई होता है तो उनकी जीन सीक्वेंसिंग एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पर अवेलेबल है। तो ये जो स्टेप्स हैं अगर इनको फॉलो करेंगे तब जाके आप स्पेशली उस नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि ये
हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा है, हिरुडो मेडिसिनलिस है और ये सब। बट ये इसका जो एक्चुअल कॉस्ट मैंने पता किया तो एक लीच अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 8 टू 10 लाख रुपीज का उसमें है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर इस पर बहुत अच्छे तरीके से लगा जाए तो होगा। तो इन फ्यूचर में भी संभव है। बट अभी क्योंकि मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम करते हैं, हमें करना है, तो हम क्या करते हैं, शास्त्र के हिसाब से और अपने अनुभव के हिसाब से जो लीकेज हम यूज़ करते हैं, वो हमें प्रयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट, कौन-सी व्याधियाँ हैं जिनमें लीच का यूज़ करना है? तो जो भी रक्त दुष्टि है, उसमें हम कर सकते हैं और स्पेशली अगर वो पित्त के कारण रक्त दुष्टि है, तो वहाँ ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही अष्टांग हृदय में श्लोक है कि गूलमार्सो विदधीन कुष्ठवात रक्त गलामयान नेत्र रूप विसर्पान समयंती जलौका। जलौका कहाँ? गुल्म, अर्श, विदधि, कुष्ठ, वात रक्त, गले के रोग और नेत्र के रोग। इस अगर कोई विषाक्तता के कारण कोई रोग है और विसर्प, इन स्थितियों में जलौका का यूज करते हैं। अब हम क्लिनिकली अगर देखेंगे तो हमारे पास बहुत तरीके की ऐसी डिजीजेज हैं जिसे हम अपने हिसाब से एनालाइज करके इंडिकेट कर सकते हैं। तो मेनी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, एक्सेस, विद्रदी और डिफरेंट वुंड्स, क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड्स, गैंग्रीनस कंडीशन, इस्चेमिक डिजीजेज, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज में लाइक बर्जर डिजीजेज, venous डिजीजेज, वेरिकोज वेन्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ऐसे ही एक मॉडर्न में आजकल प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारे रिजेक्टेड ग्राफ्ट्स के लिए कंजेशन, वीनस और कैपिलरी कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लीच थेरेपी को जो है इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही थ्रोम्बोसिस, कोई थ्रोम्बस बन गया, एम्बोलिज्म है, जैसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वेन फ्लेम या आईविस कैनुला लगाने के बाद अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस बनती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है या कोई वेन्स इन्फ्लेम्ड है, आइदर ट्रॉमेटिक और ड्यू टू दी इंजरी और इन्फेक्शन, फ्लेबाइटिस की कंडीशंस है, इनमें आप लीच यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पेनफुल जॉइंट या आर्थराइटिस की कंडीशन है, लेकिन वो पेनफुल जॉइंट्स बेसिकली दाह और जो है राग या पाक या ऐसे कह सकते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के कारण आर्थराइटिस है, तो उनमें आप लीच का बेटर यूज कर सकते हैं। स्किन जो त्वचा के रोग हैं, उसमें लाइक हर्पीस इन्फेक्शंस, लाइक सोरियाटिक लीजन, इक्जिमेटस लीजन, बहुत सारे डर्मेटाइटिस, डिस्कलरेशन, पैचेज, बहुत सारे नच, व्यंग, जो आयुर्वेद के बहुत सारे रोग डिस्क्राइब है, उनमें हम कर सकते हैं। ऐसे ही मॉडर्न में मॉडर्न क्लिनिशियन और फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, जो है हाइपरटेंशन है, माइग्रेन है, उनमें भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं और अपने यहाँ भी अब लोग काफी कुछ इन डिजीजेज में प्रैक्टिस में हैं। बहुत कंडीशन ऐसी हैं जिसमें नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन होते हैं, जैसे कोई epicondylitis, either lateral epicondylitis or medial epicondylitis, डायबिटिक अल्सर्स या क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड्स में भी करते हैं, एज ए टीनोसाइनोवाइटिस और लोकल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ड्यू टू एनी रीजन, और other conditions like paronychia, plantar inflammatory conditions, thrombosed pile mass, inflamed pile mass, and others, many other conditions which are having the features of inflammation are in Ayurveda either involvement of pitta or rakta. Here I am just showing some photographs in which the leachage are frequently practiced as a informal bleach therapy in our centers. Like कोई infected wound है, non healing wounds है, और जैसे venous ulcers हैं या chronic ulcers हैं, उनमें हम लीच थेरेपी एज ए टूल्स यूज करते हैं, तो हमारी wound healing की प्रोसेस फास्ट होती है। chronic ऑस्टियोमाइलाइटिक वुंड्स, जितना आप मेडिसिन और ड्रग्स को यूज करेंगे, अगर आप उसके साथ अगर लीच को भी अप्लाई करेंगे तो शायद बेटर रिजल्ट मिलेगा। फाइलेरियासिस की कंडीशंस 100% क्योर नहीं होती, बट अगर कोई स्वेल्ड है, रेडनेस है, इचिंग है और कोई ऐसी कंडीशंस है जिसमें कंडीशन या रेडनेस या कैपिलरी कंडीशंस ज्यादा हैं, ऐसे में आपको लीच थेरेपी सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे सकती है। पेरियनल हिमेटोमा है, थ्रोम्बोस्ड पाइल मास है
या जो है इन्फ्लेम्ड पाइल मास है, उन कंडीशंस में लीच थेरेपी एक्ट एज ए बेटर रोल एंड दे एबल टू सबसाइड सच कंडीशंस immediately or within 1 to 3 days depending on the severity of the case. ऐसे ही क्रोनिक इपिडिडाइमाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इपिडिडाइमिस एक कॉमन कंडीशन है जिसमें बहुत बार मेडिसिन बहुत सक्सेसफुल नहीं होती। ऐसे में अगर लीच थेरेपी और प्लस मेडिसिन दोनों दिया जाए तो बेटर रिजल्ट मिलता है। आर्थराइटिस की कंडीशन सारे आर्थराइटिस में तो नहीं, बट अगर आर्थराइटिस के फीचर्स में अगर वो वार्म है, जॉइंट गर्म है, उसमें किसी तरीके का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन्वॉल्व है, जैसे कोस्ट्रोक्सिल्स की जो स्थिति है, तो वहां पर आप रक्त मोचन कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ लीचेस दे आर बेटर treated, and other methods like cupping may be used, but leachage helps more because of their dual nature. First one is to let out the blood, and second one is the insert the various bioactive chemicals through their saliva. The psoriatic lesion, eczematous lesion, and other many skin diseases may be cured with the help of लीच थेरेपी। एंड ज्यादातर क्लिनिशियन आजकल लीच को स्किन डिजीजेज में अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें रिजल्ट भी मिलता है। बट सर्जिकल दृष्टि से अगर कोई लिम्फेडिनाइटिस का केस है और आप मेडिसिन से नहीं कवर कर पाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आप अगर लीच थेरेपी करते हैं तो शायद जो कंजेस्टेड और इन्फेक्टेड दूषित रक्त है वो निकल जाएगा और वो वुंड हेल्दी वुंड में कन्वर्ट हो जाएगा और दैट्स इजी फॉर हीलिंग। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज में दोनों आते हैं, आर्टीरियल डिजीज और वीनस डिजीज। आर्टीरियल डिजीजेज में लाइक बर्जर डिजीजेज, लाइक इस्चेमिक कंडीशंस, एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशंस और गैंग्रीनस कंडीशंस। इन कंडीशंस में अगर लीच एप्लीकेशन करते हैं तो दे इनहेंस द सप्लाई ऑफ द ब्लड, और ऐसे में ये लीच कभी कभी ब्लॉकेज या जो ऑब्स्ट्रक्शन है आर्टरी में या वेन्स में, फ्लो में, वो मेंटेन करती है। तो ऐसे लीच गैंग्रीनस कंडीशंस में और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज में काफी हेल्पफुल है। बर्जर डिजीज अगर इनिशियल स्टेज में है या गैंग्रीन इनिशियल स्टेज में है तो दिस थेरेपी प्रोवाइड बेटर रिजल्ट। लेकिन अगर एक बार उसमें नेक्रोसिस और गैंग्रीनस, डिसकलर, डेड टिश्यू इत्यादि ऐसी कंडीशंस आ गई है तो दे में एक्ट लाइक ए स्लफ, और वो डिब्राइड करना और उसको रिमूव करना ही उसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो एलाइव हैं, जो हेल्दी हैं, उन्हीं में ब्लड सर्कुलेशन करके सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, बट जो डेड है उन्हें हटाना ही। ऐसे ही वेरिकोज वेन की कंडीशंस में लीच थेरेपी बहुत हद तक कारगर है, लेकिन 100% वेरिकोज वेन को विद द हेल्प ऑफ लीच थेरेपी हम ये दावा नहीं कर सकते कि वो ठीक होगा, बट विद बी एबल टू प्रोवाइड द 50-60% rate depends upon the stages of varicose vein, whether the patient came in stage 1, 2, 3 or in last stage gangrenous or venous ulcers। ऐसे में वो निर्भर करता है कि किस अवस्था में पेशेंट आए हैं। बट वेरिकोज वेन में वेनस कंजेशन रिड्यूस होगा, वेनस फ्लो बढ़ेगा, कंजेशंस कम होने से और फ्लो बढ़ने से जो टार्टुअस इलोंगेटेड नेचर ऑफ वेन्स है वो बेटर होगी। तो अगर हम कुछ लाइक जैसे ज्यादा देर खड़े नहीं रहना, अवॉइड एक्सरसाइज, स्टैंडिंग, क्रैप बैंडेज एक्सरसाइज एंड काफ मसल्स की एक्सरसाइज, इस तरीके का सर्वांगासन और कुछ रक्त शोधक औषधियों के साथ अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे जो रिजल्ट्स बिना लीच के कम मिलते हैं वो लीच थेरेपी से ज्यादा मिलेंगे। ऐसे ही कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, हीमेटोमा है, कलेक्टेड ब्लड है जो लोकलाइज्ड है, एक जगह पर है, तो ऐसे में लीच थेरेपी may acts a better role as compared to other treatment modalities। व्रण शोथ की स्थिति है, जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशंस है, चाहे कोई फ्यूरनकुलाइटिस हो, चाहे किसी तरीके का बॉयल्स हो, या कोई एब्सेस की इनिशियल कंडीशंस हो, फॉलिकुलाइटिस हो,
उनमें लीच थेरेपी एक्ट्स ए बेटर ट्रीटमेंट मॉडलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये तो इंडिकेशन थे और कुछ फोटोग्राफिकल प्रेजेंटेशन थे कि इनमें लीच लगाएंगे। नेक्स्ट है कि कहाँ नहीं लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट रिफ्यूजल आर शोइंग नो इंटरेस्ट इन द थेरेपी। ऐसे ही आर्टीरियल इनसफिशियंसी होगी तो वहाँ ब्लड नहीं होगा, और जब ब्लड नहीं होगा तो वहां पर लीच अटैच नहीं होगी। ये भी एक कंडीशन है जहां लीच लगाने से परहेज करना चाहिए। ऐसे ही पेशेंट्स हैविंग सम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, सो अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर थेरेपी, सो ट्राई टू अवॉइड, और if you are doing leech therapy in such conditions, then you take more caution to stop the bleeding. ऐसे ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, एनीमिक पेशेंट्स हैं, तो उनमें भी लीच थेरेपी लगाने से पहले विचार करना चाहिए। पेशेंट्स टेकिंग एनी मेडिसिन लाइक एस्पिरिन या ब्लड थिनर्स, उनमें भी आपको ये लीच थेरेपी लगाने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। ऐसे क्या कॉमन प्रॉब्लम आती है, वो कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली जो सब फील करते हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश लीचेज। और अगर लीच अवेलेबल है तो देयर अटैचमेंट प्रॉब्लम्स लाइक डिलेड लीच अटैचमेंट एंड पेशेंट्स फियर। दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम, अदरवाइज in leech therapy the clinician not face any severe problem during the therapy. One most important thing is the care of the leeches after leech therapy. लीच थेरेपी के बाद लीच को केयर करना ये भी एक आसान नहीं है। वन पर्सन मस्ट बी डेडिकेटेड towards their vomiting, to change their water, to make the proper respiration, temperature maintenance, और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे लीच को आपको केयर करना है। नाउ द व्हाट्स ऑफ द मेथोडोलॉजी, तो हमें शास्त्र से अटैच भी रहना है और मॉडर्न सिस्टम का ध्यान भी रखना है। इसलिए चूंकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग इसकी चिकित्सा पद्धति को अपनी थेरेपी या अपने डेली के प्रैक्टिस में यूज करते हैं, तो मेरा एक कहना है कि अगर आप लीच थेरेपी यूज करते हैं तो आप शास्त्र से जुड़े, ये ठीक है, बट आपको आज के समय के हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप जहां भी एक रूल्स है, बीएमडब्ल्यू रूल 2016, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ये कहता है कि अगर कहीं पर ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है और ब्लड उसमें जो है आपकी थेरेपी में आइदर किसी भी फॉर्म में वो अगर यूज होता है, तो आप ये समझ लो कि आपको वो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स फॉलो करने ही हैं। सो जो चूंकि एथिकल इश्यूज भी बहुत सारे उठते हैं, संक्रमण के भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि अगर आपको कोई ये कह दे कि आपने लीच लगाई और एचआईवी हो गया, मुझे लीच लगाने से हेपेटाइटिस हो गया, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस को जो है आप ध्यान में रखते हुए फिर स्क्रीनिंग जरूर करें। उसकी हीमोग्लोबिन लेवल को, उसकी क्लॉटिंग टाइम को, ब्लीडिंग टाइम को, उसकी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस है उसको, और किसी तरीके का ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो उसको, पेशेंट एस्पिरिन पे है या नहीं है, या कोई ब्लड थिनर्स ले रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और ट्राई टू सिलेक्ट द फ्रेश एंड फेमिलियर लीकेज। हमेशा फेमिलियर लीकेज को ही सिलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लीकेज हैं और जो फेमिलियर है उनमें थोड़ी हमें ये पता है कि वो लीच अप्लाई करने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, तो वो सिलेक्ट करने से बेटर रहता है। एज देयर इज ब्लड इन्वॉल्वमेंट, सो टेक फुल एसेप्टिक प्रिकॉशंस एंड मैनेज द बायोमेडिकल वेस्ट। इसलिए कभी कैंप लगाते हैं, किसी मरीज की थेरेपी करते हैं, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अरेंज एंड स्टोर the required materials and always try to perform the procedure in the clean room, especially if possible in minor OT or in sub procedure rooms. So कोई भी अगर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उसके त्रिविध कर्म की श्रेणी में ही हम उसे जो है रखते हैं, जैसे पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो प्रिपरेशन जरूरी है, और फिर एक्चुअल एक्शन क्या है, और लास्ट में आफ्टर थेरेपी हमें क्या करना चाहिए, वो जो है मैनेजमेंट आना चाहिए। तो पूर्व कर्म या प्री ऑफ प्रिपरेशन जो है वो दो तरीके से है, एक है प्रिपरेशन ऑफ लीच एंड सेकंड वन इज द प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। हमें दोनों देखना है।
तो प्रिपरेशन ऑफ जो है लीच क्या है कि लीच जब भी हम यूज करें तो हमें सबसे पहले उसे शोधन करना चाहिए। और शोधन करने के लिए शास्त्र में बताया है कि हरिद्रा या जो है सरसप का कल्क उस पर लेप करना चाहिए, या आज जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो टर्मरिक और वाटर जो है उसमें मिलाकर लीच को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 5 मिनट सफिशिएंट है। इतने में क्या होगा, वो विगत क्लमः और मुक्त पुरीषः ऐसी 2 लक्षण सुश्रुत ने बताए हैं कि विगत क्लमः मतलब कि लीच बिकम एक्टिव व्हाइल पुटिंग इन द टर्मरिक वाटर। और दूसरा क्या है कि जब टर्मरिक वाटर में रखते हैं तो वो मुक्त पुरीष है, उसके शरीर से डिस्चार्ज जो है वो, या माउथ से जो ब्लड इकट्ठा है माउथ में वो निकल जाता है। दूसरा, उसका जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है वो क्लीन हो जाता है। तो देयर आर लेसर चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द लीचेज। ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है कि जो लीच हम यूज करते हैं वो इन्फेक्शन फ्री हो। इस पर एक आर्टिकल जेआईएम जर्नल में बहुत अच्छा सा पब्लिश है, और उनमें जब पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि चूंकि एरोमोनास हाइड्रोफिलस एक बैक्टीरिया है जो कि लीच के गट में एज ए सिम्बियोटिक रहता है। सिम्बियोटिक एनिमल की तरह एरोमोनास हाइड्रोफिलस लीच के गट में 100% मिलता है और हमेशा मिलता है। तो अगर कोई कहे कि लीच का को एकदम इन्फेक्शन फ्री ही हो जाए तो, या बैक्टीरिया फ्री हो जाए जो गट बैक्टीरिया है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन हम जो एक्सटर्नल सरफेस है, जैसे जिस पॉट्स में रखे हैं, जिस वाटर को मैंने यूज किया है, और जो एक्सटर्नल सरफेस से एडहेयर हैं, वो चीजें हमें एटलीस्ट इतना तो टर्मेरिक पाउडर में रखकर हम क्लीनिंग कर सकते। तो 5 मिनट्स टर्मरिक पाउडर में अगर वाटर में रखते हैं तो उसके बाद उसको फ्रेश वाटर से क्लीन करने की कोशिश करें। आयुर्वेद में लिखा है तक्र कांजी या फ्रेश वाटर से उसको साफ करें। देन द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। आप ये जरूर आइडेंटिफाई करें मुझे लीच कहाँ लगानी है। पोस्चर एंड पोजीशन, अगर कोई एक्सटर्नल ओपनिंग लाइक एनल एरिया है, लाइक आई है, ईयर के पास है, माउथ है, तो आपको ज्यादा कंसर्न होना चाहिए कि वो पोस्चर और पोजीशन हमें मेंटेन रखना चाहिए ताकि लीकेज जो है बॉडी के अंदर ना जाए। सिटिंग और लेइंग पोजीशन डिपेंड्स on the disease site, and always try to expose the required area only. Preoperative rubbing is required. आप जहां पर लीच लगाना है वहां थोड़ा घर्षण करेंगे। तो घर्षण करने का तरीका है वो गॉज पीस से, क्योंकि शास्त्र में तो जो है बहुत सारे ऐसे जैसे गाय के गोबर से, मिट्टी से, और जो है कपड़े से रब करने के लिए लिखा है। बट आज के समय के हिसाब से आपको कॉटन या गॉज पीस सफिशियंट है, उससे रब करेंगे तो क्या होगा कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होगा, रेडनेस बढ़ेगी और लीच अट्रैक्ट होगी अटैचमेंट के लिए। फिर आपको जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है उसकी भी तैयारी करनी है, किस टाइम में लीच लगानी है इसका भी ध्यान रखें। जैसे अगर एक्सेस विंटर है तो दोपहर का समय बेटर है, अगर कोई गर्मी का सीजन है तो मॉर्निंग का समय बेटर। प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ लोकल साइट एंड वेन्स इज कंपल्सरी। तो अगर रब करते थे तो उससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन होगा और उस एरिया पर कोई ऑर्डर नहीं होगा, गंध नहीं होगी, तो लीकेज का अटैचमेंट आसानी से होगा एंड स्किन बिकम सॉफ्ट। तो ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस हो, गंध कम हो जाए और स्किन सॉफ्ट हो जाए तो इट जो है फैसिलिटेट द अट्रैक्शन ऑफ लीचेज और इट हेल्पफुल इन अटैचमेंट ऑफ द लीचेज। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ लीच एट द स्पॉट साइट। आपको दो तरीके हैं, एक तो आप उस जहां पर आपका डिजायर्ड साइट है वहां लगाने की कोशिश करें, या आप चाहते हैं पर्टिकुलर इसी साइट पर लगाना है तो टारगेटेड लीच अटैचमेंट भी कर सकते हैं। लीच शुड बी हेल्ड विद द ड्राई गॉज पीस। फर्स्ट ट्राई टू स्टेबलाइज इट with its posterior sucker, then attach its mouth on target spot. After it bites, it should be covered with clean, soft and wet gauze piece. ये सारी चीजें जो लिखी है ये बिल्कुल शास्त्र के ही हिसाब से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसको आप सही से पकड़ें,
उसके एंटीरियर अग्र उसके मुख से जो है होस्ट की जहाँ लीच लगानी है वहां पर रखें। अगर वो जो खून पीने लगे तो उस पर कपड़े जो है बेड या आर्द्र जो है वस्त्र या कॉटन बेड कॉटन पीस उस पर रख दें ताकि वो ड्राई ना हो। If it does not bite, a few drops of fresh blood should be poured at that site. And if then also it does not bite, then perform the prachan karma. Make a minor prick or a minor incision at that site to जो है ooze out some drops of blood. स्ट्राइल नीडल से अगर हमने प्रिक किया तो कुछ ब्लड ऊज आउट होंगे और ऐसी कंडीशंस में वो आसानी से अटैच कर जाएगी। क्योंकि लीच में एक सबसे बड़ा गुण है वो है लौल्य। लौल्य लोलुपता, रक्त के प्रति उनकी लोलुपता होती है और लीच रक्त को पान करने के लिए अपने शरीर से जितना उसका वजन है उससे 5 गुना ज्यादा रक्त जो है वो पी सकती है और तब तक पीती है जब तक जो है वो अनकंट्रोल्ड ना हो जाए और इसीलिए ज्यादातर केसेस में वो सेल्फ डिटैच हो जाती है। तो इस सुश्रुतपरक संहिता का अग्रवर्ग में एक लिखा है कि लौल्यम क्लेश कराणाम, लोलुपता जो है हमेशा क्लेश कारक होती है। तो लीकेज भी वो जान नहीं पाती, वो लोलुपता बस ज्यादा रक्त पीती हैं और फिर वो अपने आप पर ही नियंत्रण खत्म हो जाता है। अब है कि व्हाट्स आर द साइन ऑफ ब्लड सकिंग ड्यूरिंग द लीच थेरेपी दैट सीन इन द लीचेज। ऐसा होगा तो सुश्रुत में और अष्टांग संग्रह ने कुछ पॉइंट्स या श्लोक में दिए हैं जिसमें लिखा अश्व खुरवद आननम, दैट मींस इट्स माउथ एज्यूम द शेप ऑफ द टो ऑफ द हॉर्स। ऐसे ही उन्मय स्कंध व्हेन इट जो है नेक या शोल्डर रीजन राइजेज, कंधा इसका उठ जाए। जैसा फोटो में आप देख रहे हैं कि जो उसका शोल्डर या जो है नेक रीजन का जो पार्ट है वो उठ जाता है एंड इट बीट्स लाइक ए चाइल्ड। शिशुवद उच्छ्वासंतो, शिशुवद उच्छ्वासंतो। और एक और भी है कि बर्मीवत इसमें फ्लो दिखेगा, मींस पेरिस्टाल्टिक वेव्स मिलेंगे। तो आफ्टर नोइंग दैट इट हैज started to suck the blood, it should be covered with the dead gauze and the gauze should be kept wet continuously by continuously pouring of the water on the surface on the cotton of the cotton covered the leech। अब अगला लक्षण है कि कब हम समझे कि ये सम्यक रक्तपान कर चुकी है। तो सुश्रुत संहिता में लिखा है कि अगर तोद कंडू कीड़ा या अगर आने लगे तो इसका मतलब लीच शुद्ध रक्त पीना शुरू कर दी है, मतलब अब उसे हटा देना चाहिए। तो सुश्रुत संहिता में ही रक्त सम्यक रक्त मोचन के जो लक्षण हैं वो लीच थेरेपी के लिए भी लागू है कि लाघवम वेदना शांति व्याधिर वेग परिचय सम्यक विश्रावित लिंगम प्रसादो मनसस्तथा। पर्टिकुलर साइट में जो है वहां हल्का महसूस होगा, वेदना पीड़ा कम हो जाएगा और व्याधि का जो वेग है जैसे रेडनेस है, स्वेलिंग है, कंडीशंस है वो कम हो जाएगी। तो लाघव, वेदना शांति और व्याधि का जो वेग है वो कम हो जाएगा और व्यक्ति जो है वो रिलैक्स महसूस करेगा। प्रसादो मनुष्य। और अब एक सवाल और भी ज्यादातर उठता है कि लीकेज जो है इम्प्योर ब्लड सक करती हैं या प्योर ब्लड। तो अष्टांग हृदय ने बहुत क्लियर दिया है कि जो क्षीर नीर न्याय है, क्षीर और नीर में जो डिफरेंशिएशन करने की क्वालिटी जैसे हंस में होती है, स्वान में, वैसे ही क्वालिटी दुष्ट रक्त और शुद्ध रक्त के बीच जलौका की होती है। उन्होंने लिखा संपृक्ताद दुष्ट शुद्धास्र जलौका दुष्ट शोणितम आदत्ते प्रथमम हंसः क्षीरम क्षीरोदकादि। क्षीरोदक से क्षीर जैसे हंस सेपरेट कर लेता है, ऐसे ही क्वालिटी जो है वो शुद्ध रक्त से में से दुष्ट रक्त को सक करने की ये जलौका की होती है। बट हम चूंकि लीच थेरेपी डिजीज साइट पे करते हैं और डिजीज साइट का ज्यादातर जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें अशुद्ध रक्त ही होता है। तो हम जब भी लीच लगाते हैं तो ज्यादातर जो है उस एरिया का जो इम्प्योर ब्लड है वो पहले जो है सक करेगी ड्यू टू दी अप्रोच। जो नजदीक होगा वही पहले सक होगा, तो अशुद्ध रक्त का जो है सक्शन पहले करेगी
और चूंकि उनमें लोलुपता है और ब्लड सकिंग उनकी आदत है, इसलिए वो बाद में जो भी ब्लड उसको सक्शन में आएगा वो सक करेगी। इसीलिए अगर तोद, कंडू अंग संस्थान पर फील होने लगे, पेशेंट को पीड़ा होने लगे, उस समय समझ लेना चाहिए कि इसने जो अशुद्ध रक्त था उसका पान कर लिया है। अब आता है कि अशुद्ध रक्त क्या है? तो अशुद्ध रक्त की परिभाषा, चूंकि अगर आप पूरे शास्त्र को पढ़ेंगे तो ऐसा कहीं इस तरीके की हेडिंग्स नहीं है कि अशुद्ध रक्त क्या है, बट ये जरूर बोला है कि शुद्ध रक्त क्या है। तो हम शास्त्र से ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें शुद्ध रक्त पता है तो हमें अशुद्ध रक्त का अनुमान लग जाएगा। तो शुद्ध रक्त के लिए उन्होंने क्या कहा कि इंद्र गोपक प्रतीकासम असंगतम च असमतम अविवरणम च प्रकृतिस्थम जानेया। कहा कि इंद्र गोपक प्रतीकासम, इंद्र गोपक एक कीट है, उसके कलर के जैसा ब्लड हो, मीन्स ब्राइट रेड कलर हो। असम्मतम, असम्मत मतलब बहुत घना बंधा हुआ ना हो, मीन्स कि जो उसकी नॉर्मल विस्कोसिटी ऑफ ब्लड है, अगर वो है तो ठीक है। असंगतम, बंधा हुआ नहीं है, गाढ़ा नहीं है, स्थिर नहीं है। दो, और तीसरा अविवर्णम था, जिसका कलर चेंज ना हो। इंद्र गोपक प्रतीकासम असम्मतम अविवर्णम था, ये प्रकृतिस्थ रक्त के या शुद्ध रक्त के लक्षण है। अगर इसी चीज को पलट दें तो जो क्लॉटेड ब्लड है, स्टैग्नेंट ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिएंट लेस ब्लड है और कंटामिनेटेड ब्लड है, आइदर विद माइक्रोऑर्गेनिजम्स और एलर्जेंस और बाय पॉइजनस, अगर ऐसी स्थितियां हैं तो हम उसे अशुद्ध रक्त मानते हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त के बीच का अनुमान करना चाहिए। और दूसरा मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चूंकि हम जिस साइड पर लगा रहे हैं वहां पर आइदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, संग होगा, स्रोतो संग होगा, अवरोध होगा, या वहां की वो स्रोतो दुष्टि होगी, वहां पर किसी तरीके की रक्त की स्थिरता होगी, वहां पर जो है किसी तरीके का ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, तो न्यूट्रिएंट्स अपने आप कम होगा। और लाइक कोई पॉइजनस है, बर्न्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो हम उसको अशुद्ध रक्त के इन्वॉल्वमेंट को मान सकते हैं। अब नाउ व्हेन एंड हाउ टू रिमूव द लीच फ्रॉम द साइट। जैसा मैंने बोला था कि तोद गंडू, व्हेन प्रिकिंग, पेन एंड इचिंग एट द साइट ऑफ बाइट फील्स, only leakage leave the site by itself or self detached, but if it does not, then apply some honey or सेंधो पाउडर। आप सेंधा नमक, हरिद्रा या शहद उसके मुख पर अगर रखते हैं तो वो अपने आप छोड़ देगी। बट ऑलवेज नोट, ऑलवेज टेक प्रिकॉशन, डोंट पुल द लीकेज फोर्सफुली। कभी भी लीच को फोर्सफुली खींच कर नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज अगर आपने निकाला तो उसके कुछ डेंटिकल्स उसमें टूट जाएंगे और दैट मे कॉजेज जो है नॉन हीलिंग वुंड्स या अल्सर्स बनाएंगे, जो बाद में पेशेंट काफी दिनों तक उसकी हीलिंग नहीं होगी। अब क्या है, हाउ कैन परफॉर्म दिस, कैसे परफॉर्म करें? तो पूर्व कर्म प्रधान कर्म में जो हम स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं, वो पेशेंट्स प्रिपरेशन सुश्रुत संहिता में लिखा है कि अगर आप लीच लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं पेशेंट को, तो तस्मान ना शीते ना त्युषणे ना शून्य ना ददाते, बहुत शीत ना हो, बहुत उष्ण की शीतता ना हो, बहुत उष्णता ना हो, और बहुत ज्यादा स्वेदन या गर्म की स्थिति ना हो, ना अति तापित, तापित ना हो। यवागु प्रतिपीत से, यवागु पीकर तब आप रक्त मोक्षण का प्रयास करें। ये ऐसा उनका निर्देश है। ऐसे ही लिखा, ना नैवत शीते ना त्युषणे ना प्रवाते ना चावृते शिराणाम वेदनम कार्यम आरोग्य व कदाचित। मतलब ये इन कंडीशंस हैं कि इन कंडीशंस में आपको इस कंडीशंस के हिसाब से आपको पेशेंट तैयार करना चाहिए। तो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स क्या हैं, लीच के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो तैयार करें। पोजीशंस भी पहले ही डिसाइड करें कि लीच लगानी है तो मुझे किस पोजीशन में पेशेंट को रखना है ताकि उसे कोई नुकसान ना हो, किस समय करना है, और जो लोकल साइट वो प्रॉपर विजुलाइज्ड है या नहीं। ऐसे दूसरा जो सिरावेद के ही कंटेक्स्ट में बताया है, वही सिरावेद का कॉन्सेप्ट या रक्त श्रावण का कॉन्सेप्ट लीच थेरेपी के लिए भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि कभी भी रक्त मोक्षण अति मात्रा में नहीं करना,
रक्त मोक्षण हमेशा कम मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि रक्त जीव है और ये शरीर को धारण करता है। सबको मालूम है कि रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ये धातुएं हैं। तो रक्त एक धातु है, और जो पहला जो रस है उसका काम है प्रीणन, और रक्त का काम है जीवन देना। तो हमें रक्त को कभी भी अति मात्रा में नहीं निकालना है। तो इन्होंने लिखा है, रक्तम सा शेष दोषम तो कुर्याद यापि विचक्षणा ना चापि प्रसृता कुर्याद शेषम संसमनयेत। रक्त को अगर रक्त में कोई दोष है भी तो सा शेष दोष अगर बचता भी है तब भी आपको रक्त मोक्षण अति मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि अति प्रसृत रक्त से जो है वो पेशेंट को नुकसान हो सकता है। अगर दोष बच भी जाए तो उन्हें संशमन चिकित्सा के द्वारा ठीक करे, मतलब औषधियों से ठीक करे। इसीलिए उन्होंने उसका परिमाण दिया कि बलिनो बहुदोषस्य वयस्थस्य शरीरिणा परम प्रमाणम इच्छन्ति प्रस्थम शोणित मोचड़े। अगर बलवान हो, रोगी बलवान हो, बहुत दोष वाला हो, और उसका आयु या काल भी जो है सही तरीके का, या कह सकते हो कि युवा अवस्था की स्थिति हो, शरीर बलवान हो, फिर भी आपका उसका मैक्सिमम प्रमाण बोला एक। जैसा सबको पता है कि एक प्रस्थ बराबर होता है 16 फल, बट बमन और विरेचन और रक्त मोक्षण के अगर संदर्भ में करेंगे तो एक प्रस्थ बराबर होता है 13.5 फल, और एक फल बराबर होता है 4 तोला। तो अगर हम वन प्रस्थ की बात करेंगे तो ये 54 तोला, और एक तोला में अगर हम 10 ml या 10 ग्राम लगभग मान लेते हैं तो 540 ml की बात। तो अगर हम सुश्रुत के ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो हमें एक बार में कभी भी 540 ml से ज्यादा ब्लड नहीं निकालना चाहिए। ये बहुत साइंटिफिक है, ये जो तरीका है उनका। क्योंकि हम जब एक हमारे मॉडर्न साइंस में है हाइपोबायोलुमिक शॉक। जब भी शॉक की कंडीशंस होती है तो क्या होता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जो है वाइटल ऑर्गन्स में होता है, तो शॉक की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर किसी को, अब उसकी स्टेजेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। उन्होंने लिखा कि अगर सपोज किसी के बॉडी में 5 से 6 लीटर खून होता है, अगर 5 लीटर खून है और उसमें से अगर 15% ब्लड लॉस होता है तो दे फॉल इन द कैटेगरी 1। मतलब अगर 15 जो है 750 ml तक ब्लड लॉस होता है तो स्टेज शॉक की फर्स्ट स्टेज में है, और शॉक की फर्स्ट स्टेज में उसके वाइटल साइन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो हमारे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो सुश्रुत ने प्रमाण दिया वो बोला कि 13.5 पल, एक प्रस या 13.5 पल या 54 तोला या 540 ml अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम क्वांटिटी। आपको उससे कम ही करना है, और कभी भी अति नहीं करना है। हमें साशेष दोष, या कह सकते हो कुछ शरीर में दोष रह भी जाए तो भी आपको रक्त अत्यधिक मात्रा में नहीं निकालना, ये हमेशा ध्यान रखना है। और इसीलिए किसी को 50 ml, किसी को 100 ml, किसी को 200 ml, और ऐसा कोई पब्लिकेशन रिसर्च इस तरीके की वर्क नहीं है कि कोई ये बता दे कि इस बीमारी में जो है 200 ml निकालना है, इसमें 150 निकालना है, इसमें 50। ऐसा नहीं है। ऐसा जरूर है कि रोगी के और रोग को ध्यान में रखते हुए बलिनो बहुदोषस्य वयस्तस्य शरीराम, और इसी आधार पर आप प्रमाण निश्चित करें। अब अगर लीच लग गई है तो आफ्टर लीच थेरेपी, लीच रिमूवल के बाद हमें दोनों को केयर करना पड़ेगा, केयर ऑफ लीकेज और केयर ऑफ पेशेंट। तो केयर ऑफ लीकेज में क्या है, जेंटल केयर रिक्वायर्ड, वोमिट इट एंड पुट इट इन फ्रेश वाटर। आपको जलोका का जो रक्त शोषण किया है उसका दमन कराना जरूरी है। अदरवाइज आयुर्वेद के हिसाब से उसमें इंद्रमद या रक्तमत्ता नाम की जलोका में व्याधि हो जाएगी और वो मर सकती है। एंड अष्टांग संग्रह में साफ साफ लिखा है कि डोंट रीयूज सेम लीचेज बिफोर 7 डेज, उन्हें 7 दिन तक रेस्ट दीजिए। तो ये लीचेज का जो है एक सेपरेट पॉट्स में रखिए, उसमें एयर जाने की सुविधा हो, उसका पानी 5-5 दिन पर सॉरी पानी जो है उसका हर दूसरे तीसरे दिन जरूर चेंज करें, और उसमें जो भोजन है वो 5-7 दिन में आपको अवश्य जो है देना चाहिए। क्योंकि लीकेज मोस्ट ऑफ द टाइम जो पोषण है वो रक्त सफिशिएंट है, उसी से वो ले लेती है।
सॉरी वो वाटर में अगर आप चेंज कर दिए और ब्लड लेटिंग करने के बाद उसमें पुट कर दिए तो लीचेज कैन सर्वाइव मोर देन 6 मंथ विदाउट एनी डाइट। रोगी के केयर की क्या कैसे करेंगे? क्लीन विद कोल्ड वाटर, अप्लाई सतगोत ग्रिट, हनी, टर्मेरिक पाउडर, ड्रेस प्रॉपर्ली एंड एडवाइस रेस्ट फॉर 2 hours to avoid the bleeding and always tell the patient to avoid the sudden walk after leech। ऐसे ही पश्चात कर्म के लिए लिखा है तो क्योंकि सिंपल है कि जो क्रोध, मैथुन, दिवासन, असात्म आहार इन सब के लिए जो रक्त मोचन या शिरावेदन की बात परिहार काल है वो 1 मंथ है और लीच के लिए भी लागू है। और सुश्रुत में लिखा है कि क्योंकि रक्त एक धातु है तो धातु क्षयात श्रुते रक्ते मंदः संजायते अनलः पवनश्च परम कोपम याति तस्मात् प्रयत्नता। इसलिए उन्होंने लिखा कि धातु क्षय होता है और धातु क्षय से अग्नि मंद और वायु का प्रकोप होगा। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो है हमें अत्यधिक मात्रा में रक्तस्रावन नहीं करना और इसलिए उन्होंने डाइट दिया है नाति शीतैर लघुवी स्निग्धै शोणित वर्धने और ईसद अम्लेर अनम्लेर वा भोजनेन समुपाचार्य। ना अधिक शीत, ना अति शीतलेर और लघु आहार, स्निग्ध आहार, रक्तवर्धक आहार, ईसद अम्ल या अनम्ल भोजन इस तरीके के खाने में देने का बात किया। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो लीकेज है डुअल मोड ऑफ एक्शन, फर्स्ट बाय सकिंग द ब्लड एंड सेकंड बाय इंसर्शन ऑफ सम बायो इंजेक्शन ऑफ सम बायोएक्टिव केमिकल। तो सकिंग ब्लड local effects, it causes the decrease, it decreases the congestion of blood, decreases the pressure in the diseased area, and that finally facilitate inflow of oxygenated and nutrient blood, and this improves the health status of the regional tissue। ऐसे ही बहुत सारे बायोएक्टिव एजेंट्स लीच में हैं जैसे एंटीकोगुलेंट, थ्रोम्बोलिटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, वैसोडाइलेटर्स एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एनास्थेटिक एजेंट। ये यही एक जो बायोएक्टिव केमिकल्स है यही एक क्वालिटी है जिससे जो है बायोएक्टिव केमिकल्स ही लीच को यूनिक बनाती है क्योंकि इससे डुअल मोड ऑफ एक्शन होता है जो अन्य में नहीं होता है। अन्य जो लीच ब्लड लेटिंग प्रोसीडर्स हैं उनमें जो है वो ये बायोएक्टिव केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और इसी बायोएक्टिव केमिकल के आधार पर अगर कहीं पर हमें एंटीकोगुलेंट्स एक्शन चाहिए तो लीच लगाएंगे, कहीं कोई थ्रम्बस को पिघलाना है तो हमें लीच चाहिए। ऐसे ही अगर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है और ब्लड लेटिंग के अलावा भी हमें कैपिलरी कंजेशंस, मस्कुलर में मसल्स में इन्फ्लेमेशन इत्यादि को कम करना है तो हम लीच को एज ए बेटर टूल्स यूज कर सकते हैं। Then what are the adverse effects and precautions? Generally, the leachage shows no any serious adverse effects, but they may cause local pain, itching, and may cause small wounds, hypotension, and vasovagal attacks is very rare, but may be seen in some patients which are more conscious. And transmission of infectious diseases like AIDS, hepatitis is always questionable, and there is no any specific data available regarding whether the leachage may transfer the infection or not। so हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि लीचेज को ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज को ध्यान में ही रखना है क्योंकि हमें कोई ऐसा डाटा नहीं है कि एक एड्स एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट में लीच लगाया और फिर किसी दूसरे में हो गया तो लीच एचआईवी करेगी या नहीं करेगी, ये एक रिसर्च का विषय है। तो हमें हमेशा प्रिकॉशंस या जो सावधानी ही रख के काम करना चाहिए। और क्या प्रिकॉशंस की प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशंस फॉलो करें, प्रायर स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट, स्क्रीन करें तभी लीच लगाएं और अवॉइड द रीयूज ऑफ सेम लीचेज टू अनदर पेशेंट, दूसरे मरीजों में लगाने से बचें। ब्लड लॉस होता है बट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है अगर प्रॉपरली लगाया जाए तो जो उसका हीमोग्लोबिन लेवल है वो इतना सिग्निफिकेंटली डाउन नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने लीच लगा सकते हैं, 1 लीच, 2 लीच, 3 लीच, 4 लीचेज तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा, बट मैक्सिमम लीचेज जो है संख्या वो ज्यादातर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 10-12 लीचेज
एज ए सिंगल सिटिंग पेशेंट में अप्लाई किया है लोगों ने, तो उस कंडीशन में 0.7 मिलीग्राम पर डीएल जो है हीमोग्लोबिन लेवल्स वो डिक्रीज होता है। तो अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो आपको हिमेटिनिक ड्रग्स देनी है, प्रेशर बैंडेजिंग करनी है, टॉपिकल हीमोस्टैटिक्स एप्लीकेशन करनी है, ये ध्यान रखना। There are some photographs that I am showing after leech therapy. ये complications कभी कभी मिल जाते हैं। अब इसे हम इन्फेक्टिव भी कह सकते हैं, या कोई कोई सेंसिटिव भी होता है, या लीच छोड़ाते समय कभी डेंटिकल्स रह गए, कभी जो है वो इम्प्रॉपर वुंड हीलिंग के कारण ऐसे स्कार्स बनते हैं। और ये ब्लड डिस्पर्सन एट द सबक्यूटेनियस रीजन या इरिथमेटस लीजन है, नॉन हीलिंग वुंड्स हैं, ऐसे जो है लोकल साइट या पर्टिकुलर एरिया में जो है वो एडिमा कॉज करना, ये मिलता है। ऐसे जो है जब हम लीच लगाते हैं तो फर्स्ट हमें ट्राई करना चाहिए कि बहुत जो है निडल प्रिक ना करें, क्योंकि जब बार-बार निडल प्रिक करते हैं तो वहाँ पर कैपिलरीज और वेन्स पंक्चर होते हैं और दे में ooze out the blood below the skin and they spread and shows like an reddened edematous lesion at the leech application site. एक केस हमारे कलीग ही हैं, उन्होंने अपने फेस पर जो है कुछ डिस्कलर्ड स्किन थी उसको सही करने के लिए लगाया, और उसके बाद उनको पता नहीं किस तरीके की एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ कि सेम वैसे ही कंडीशन हुई जैसे कोई जो है ततैया या बर्रे अगर डंक मारती है, तो वैसे ही पूरे शरीर में सूजन और आंखों का जो है वो बंद हो जाना, ऐसा पूरा हो गया जो है। ये केस प्रैक्टिकल है, जो हमारे ही कलीग हैं एक डॉक्टर साहब, उन्हीं का जो है ऐसा फीचर्स मिला है। अब आता है कि वर्क वर्क तो बहुत तरीके के लीचेज पर हुए हैं और हो भी रहे हैं, लोग काफी प्रयास करते भी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में तो बहुत अच्छे वर्क भी हुए हैं। तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम दे रहे हैं, जैसे स्कोप ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स एंड लीच थेरेपी इन मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन। इसमें आप बहुत कुछ वेरिकोज वेन में लीच एप्लीकेशन का और जो है रिजल्ट्स का जो है फाइंडिंग कर सकते हैं। ऐसे ही हिस्ट्री ऑफ ब्लड लेटिंग, जो कि ब्रिटिश जर्नल में भी पब्लिश्ड है, और फॉरेन जर्नल में भी बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस मिलते हैं जो लीच थेरेपी को सपोर्ट करते हैं। ये मेरा एक पर्टिकुलर केस रिपोर्ट हमने पब्लिश किया था जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक मेडिसिन में। जब मैं शुरू में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश किया था, तो उसमें मैंने देखा कि सबसे बेटर रिजल्ट मुझे आसानी से जो मिला वो बर्जर डिजीज, और वो केस रिपोर्ट मेरे को मैंने पब्लिश भी किया, और मेरे ख्याल से वो कुछ पेशेंट्स के ट्रीटमेंट से मेरे को बहुत ज्यादा फेथ भी डेवलप हुआ। ऐसे ही एंशिएंट सर्जिकल ब्लडलेटिंग मेथड्स ऑफ आर्टेरियोटोमी और सम अदर लीच एप्लीकेशन इन रिजेक्टेड स्किन ग्राफ्ट में, ये सारे पब्लिकेशंस आपको अगर उस विषय के बारे में ज्यादा जान पाएंगे तो मिलेंगे। इस आर्टिकल की मैं बात कर रहा था कि लीच थेरेपी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, नो क्लियर विंडो। डॉक्टर संजीव रस्तोगी सर, जो लखनऊ स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में है, सर ने काफी कुछ एक आर्टिकल डाला था जिसमें लीच का जो है वो इन्फेक्शन और लीच के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। उसी के जवाब में एक जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक एंड इंडिजिनस मेडिसिन में जो जेआईएम जर्नल है, उसमें एक आर्टिकल छपा था, लीच थेरेपी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, नो क्लियर विंडो। ये इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से लेटर टू एडिटर है, बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, इसको पढ़ना चाहिए। अगर लीच थेरेपी में आप इन्वॉल्व हैं तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान देना चाहिए कि एरोमेनोस हाइड्रोफिलस बैक्टीरिया का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको ये भी रखना चाहिए कि उसका एक्सटर्नल सरफेस कोई इन्फेक्टिव जो है पैथोजेंस, कोई फंगस तो नहीं है उसके बॉडी पर, इसलिए आपको शोधन जरूर करना है। लीच को बिफोर थेरेपी टर्मरिक वाटर में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट जरूर रखना है। क्योंकि बिल्कुल सिंपल लिखा है, लेट अस कंसीडर वन लीच फॉर वन पर्सन so as to prevent the spread of infection between patients. There is an urgent need to regulate the commercial marketing of leeches, as billed leeches are still available in local markets.
Students of health sciences have to be informed on the interpersonal transmission of blood-borne infection through leachage or infections, complication following application of leachage or leech bite, and trained to elicit appropriate clinical history. This is very important article, I think. ऐसे ही कुछ वर्क जो मैंने कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, वो इन द बुक, इन फॉर्म ऑफ ए बुक, एप्लीकेशन ऑफ लीच थेरेपी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसमें बहुत कुछ आप जो है हमने ट्राई किया है लगभग मेंशन करने की। एंड द लीच फार्मिंग प्रोजेक्ट इज अनदर इम्पोर्टेंट area of the leach therapy for making permanent availability of leachage and smooth functioning of patient care. It is necessary to cultivate it in natural environment. ज्यादातर क्लिनिशियन चाहते हैं लीच थेरेपी करें, और ज्यादातर लोग हमेशा जो है लीच थेरेपी करते भी हैं, बट कुछ लोग जो है सेम लीचेज को दूसरे पेशेंट में बार बार यूज भी करते हैं, तो संक्रमण का जो चांस है वो ना हो। और दूसरा क्या है, एक साइंटिफिक तरीके से लीच एप्लीकेशन हो, इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई का रेशियो मेंटेन रहे। तो डिमांड और सप्लाई का रेशियो मेंटेन का आसान तरीका है कि आप लीच फार्मिंग करें, लीच कल्टीवेट करें। अगर लीच कल्टीवेट होगी तो हम जिस लीच को क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं उसी का कल्टीवेशन करेंगे, तो हमें लीच की सर्विस निर्विस और आइडेंटिफिकेशन में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। इसलिए क्योंकि हर इंडिया में क्लाइमेट की डाइवर्सिटी है, तो कहीं बहुत ज्यादा ठंडी, कहीं बहुत ज्यादा गर्म, तो हर एरिया, हर क्षेत्र के लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। ये पूरे आयुर्वेद के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट हम लीच को कल्टीवेट करें, क्योंकि हर एरिया में कहीं ग्रो करता है, कहीं नहीं करता, कहीं सफल होते हैं लोग, कहीं नहीं सफल होते, बट ऑलवेज ट्राई इन दिस फील्ड टू एस्टैब्लिश द लीच फार्मिंग सेंटर। This is the leech farming center of our institute with the support of our respected director principals and the staff of Salya department. This unit is running, and this लीच फार्मिंग सेंटर के इस्टेब्लिश करने से एटलीस्ट मुझे बहुत सारे नॉलेज इस फील्ड में आए, क्योंकि जब करते हैं तब मुझे पता चलता है इसका टेम्परेचर, इसका जो है वाटर की क्वालिटी कैसी हो, और इसमें जो है हमें कितने दिन पे पानी चेंज करना है, मिट्टी चाहिए, घास चाहिए, धूप चाहिए, छाया चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस तभी समझ में आते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब लीचेज की सर्वाइबिलिटी और रिप्रोडक्टिविटी दोनों चीजें। This center is inaugurated by Health Minister of Delhi, and एक दूसरा भी प्रयास मैंने किया जो एक बिल्कुल नेचुरल ओपन पॉन्ड है, उसमें भी लीच डालकर और उसे कल्टीवेट करने का किया, बट क्योंकि इस पर अभी हम बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाए हैं, बट लीच फार्मिंग वाले प्रोजेक्ट में हमने इतना तो किया है कि एटलीस्ट लीच को कल्टीवेट किया है, बट वो इतनी क्वांटिटी में नहीं हुआ जितना अपेक्षित। ऐसे इस लीच कल्टीवेशन से जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो हमने साझा करने की भी कोशिश की, इसीलिए हमने लगभग 3 आर्टिकल इस लीच फार्मिंग से रिलेटेड पब्लिश किए, जिसमें नेचुरल वाटर हैबिटेट से संबंधित है। दूसरा एनल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में लीच फार्मिंग सेंटर, द नेसेसिटी, एंड्योर एंड सक्सेस, जिसको अपनी बात को शेयर करने का प्रयास किया। ऐसे लीच फार्मिंग इन नेचुरल हैबिटेट इन ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट जो अभी हमने जल्दी पब्लिश किया है, वो भी जो आई होम जर्नल, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग एक जर्नल है, उसमें ये पब्लिश है, लीच फार्मिंग इन नेचुरल हैबिटेट एंड ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट। इसमें हमने अपने जो पायलट स्टडी का पूरा डिटेल्स इस आर्टिकल में दिया है, जिससे आधार पर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें और अपने तरीके से भी डिजाइन कर लीच को कल्टीवेट कर सकते हैं। एंड इन दिस रिगार्ड आई आल्सो डिलीवर ए गेस्ट टॉक इन डीडी भारती, एंड आई थिंक just a message for our learners and our colleagues, ये हमारे तरफ से एक एक्सपीरियंस था जो मैंने अभी शेयर किया।
And in brief, the leech application found very effective in stages of abscess, inflamed piles, herpes zoster, pimples, thrombophlebitis, eczema, acne, and many more diseases. The treatment does not have any actual serious side effects. Does not require any antibiotic, anti-inflammatory, and antiviral conditions in many situations. It can be used in rural areas, daycare, and OPD level. The complications like post-herpetic neuralgia and secondary infections due to herpes zoster can be, in that conditions, try to avoid if there is acute infective condition. It is very effective in the patient who are not fit for surgery because it acts as a parasurgical procedure. और जो सुश्रुत ने लिखा है कि शिशु नाम शस्त्र भीरुणाम शस्त्राभावे चायोजे, उन्होंने लिखा कि त्वक्सार स्फटिक काच कुरबिंद जलौका अग्नि क्षार नख गोजी से फालिका शाक पत्र करीर बाल और अंगुली, जो इस तरीके के अनुशस्त्र हैं, उनमें जो जलौका है वो शिशु नाम शस्त्र भीरुणाम, शिशुओं में, बच्चों में, शस्त्र से डरने वालों में और शस्त्र के अभाव में एज ए पैरासर्जिकल टूल्स यूज कर सकते हैं. To find out mode of action of leachage and many modes about the leach therapy, it requires to work together with biochemists, biophysics, pathologists, pharmacologists, surgeons, and physicians. And the results of the leach therapy depends on the dual action of leaches that is already described in this lecture and the experience by doing this by clinicians and the cooperation of patients. सबसे पहले पेशेंट कोऑपरेट करेगा, आप उसे कन्विंस करेंगे, वो हमें सपोर्ट करेगा और हमारे एक्सपीरियंस उसी से गेन होते हैं. इसलिए कभी एक ही केस से शुरू करें, बट प्रयास करें और कोशिश करें कि हम लीच थेरेपी स्टार्ट करें. थ्रू शास्त्र को फॉलो करें, बट मॉडर्न पैरामीटर को भी जरूर फॉलो. I think this is all about our today talk, and thanks for your patience listening, and thanks to Biswa Ayurved Parsat Forum and to provide me a platform to share my knowledge. Thank you. If you have questions, you may ask. Sir. जी, धन्यवाद सर. एक बहुत ही विशेष तरीके का आज का कार्यक्रम रहा. मेस्मराइजिंग. जी जी, और बहुत ही अभिनव प्रयास है डॉक्टर महेश जी का इस क्षेत्र में. और बहुत सारी बातें ऐसी हैं हम लोग के सामने से गुजरती हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. वो सामने आई हैं कि कौन कौन सी कंडीशन उनमें हम प्रयोग करते हैं और जलौका के प्रकार, और उनको देखा. इसको देख के बहुत सारे लोगों का उत्साहवर्धन भी होता है, उनको विश्वास भी पैथी पे होता है. तो परिषद की तरफ से आपका पुनः मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इतने अच्छे व्याख्यान के लिए. और अपने अनुभव हम सभी के साथ, हमारे चिकित्सक हैं, यहाँ इंटर्नी हैं, कुछ पीजी के छात्र हैं, उनके साथ शेयर करने के लिए. प्रश्न बहुत सारे हैं. मैं डॉक्टर शुभम माहेश्वरी जी, JR पंचकर्म है, गवर्नमेंट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो प्रश्न रखेंगे. डॉक्टर शुभम. थैंक यू सर. जी सर. थैंक यू सर. सबसे पहले मैं सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और विशेष करके डॉक्टर महेश गुप्ता सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हम सबके सामने शेयर किया. तो कुछ चैट बॉक्स में सर कुछ क्वेरी हैं जो मैं एक एक करके आपसे सर शेयर करूंगा, तो आप उनके कृपया करके उन्हें आंसर दें. पहला क्वेश्चन है डॉक्टर मयूर जैन की तरफ से. वो पूछना चाहते हैं कि आफ्टर लीच थेरेपी हम उस वुंड को कैसे ड्रेसिंग करेंगे और उसकी ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करेंगे. हाँ, अब जो अगर देखा सवाल बहुत अच्छा है, ज्यादातर लोग उसको फॉलो नहीं करते. अगर हम शास्त्र की तरफ से चलेंगे तो शास्त्र ये कहता है कि अगर आपने लीच लगाई है तो लीच को हटाने के बाद मधु, शतधौत घृत या कोई ऐसा रक्त स्तंभक जो है औषधि है उसको लगाकर ड्रेस कर दें. और अगर प्रैक्टिकली जो कहें तो हमको हमेशा इसका नीचे का भी जो सवाल है, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर थेरेपी, जो दो क्वेश्चन एक साथ ही हैं एक जैसे. उसमें क्या है कि हम लीच को जब भी लगाते हैं तो वहां पर हमारा जो लीच है वो
सॉरी ब्लड है वो थिन हो जाता है, और हमारी ब्लीडिंग सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो ब्लीडिंग। इसलिए जब भी हम लीच लगाते हैं तो हमें 3 चीजों का बहुत ध्यान देना है। एक तो है पोजीशन, प्रेशर एंड जो है बैंडेजिंग, 3 ये हो गया, और एक हो गया आप कोई उस पर पर्टिकुलर मटेरियल यूज करते हैं क्या। तो आप जैसे सपोज पैर में लीच लगाए हैं तो उसका फुट इन थोड़ा एलिवेट कर दीजिए, थोड़ी देर उसे रेस्ट कराइए, और उस पर आप कोई भी हीमोस्टैटिक, जैसे स्पेशली हम जो यूज करते हैं वो टर्मेरिक पाउडर सफिशिएंट है। कभी अष्टमध्री पाउडर हम यूज कर लेते हैं, और एक अगर ज्यादा ब्लीडिंग है तो स्फटिका भस्म, शुद्ध स्फटिका भस्म, इनको लगाकर और सिंपल ड्रेसिंग कर दीजिए, नाइदर टू टाइट एंड नाइदर टू। और पेशेंट को एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर जरूर वेट करिए। इसलिए हम जब लीच लगाते हैं तो हम डे केयर में एडमिट कर लेते हैं। अगर आप एडमिट नहीं करते तो 1 and 2 आवर्स के लिए एटलीस्ट उसको रेस्ट कराइए, यही तरीका है। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर राम गोल्डे फ्रॉम पूछना चाहते हैं कि हम एक ही लीच को सेम पेशेंट में कितनी बार यूज कर सकते हैं? हाउ मेनी टाइम्स वी यूज सेम लीच फॉर सेम पेशेंट, ऐसा करके। ये क्या है कि जी सर। हमें 1 पेशेंट 1 लीच हमेशा फॉलो करना चाहिए। अब क्या है कि अगर आपने लीच लगाई है तो, और उसका लीच लगाने के बाद सम्यक शोधन कर दिया है, मतलब वॉमिटिंग करा दिया है, तो वॉमिटिंग कराने के बाद आप उसे एक बॉक्स में उसका नाम, हॉस्पिटल नंबर, आप उसका आइडेंटिफिकेशन, एड्रेस जैसे भी लिख सकते हैं लिखिए, और 7 डेज उसको रेस्ट दीजिए। सेम वही लीच अगर आपने वॉमिटिंग जेंटली किया है, शास्त्र कहता है कि बाएं हाथ से पकड़िए और दाहिने हाथ के अंगूठे से उसके जो पोस्टीरियर सर्कल से मसाज करते हैं अनुलोम विधि से, एंटीरियर की तरफ से रक्त को निकाल देना है। अब उसमें क्या है कि आप उस रक्त को निकालते समय इतना प्रेशर ना दें कि लीच की बॉडी इंजर्ड हो जाए। तो उस स्थिति में अगर आप एकदम सम्यक तरीके से वमन करा देंगे तो उसे कोई रक्तमत्ता डिजीज नहीं होगी, उसके अंदर कोई ब्लड नहीं रहेगा ज्यादा, और साथ में उसको कोई उसकी बॉडी को इंजर्ड नहीं होगा। तो आप एटलीस्ट 6 बार 7 बार बड़े आसानी से लगा सकते हैं। हम सपोज हमारे पास कोई ऐसी डिजीज आती है जैसे गैंग्रीनस है, तो हम 6 सिटिंग, 8 सिटिंग, 10 सिटिंग तक भी हम उसे सेम लीच यूज कर लेते हैं। थैंक यू सर। सर अनदर क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर मयूर जैन कि एक ही पेशेंट में जो हम लीच यूज कर सकते हैं या नहीं, सेम लीच? सेम लीच तो सेम पेशेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट दूसरे पेशेंट में अगर आपको यूज करना है, जैसे जो हमारी राय है, कह सकते हैं कि हम उस लीच को एटलीस्ट 6 मंथ मिनिमम रेस्ट देना ही चाहिए, क्योंकि उसके क्रॉप में जो ब्लड, हम जैसे एक बार लीच ने ब्लड सक किया तो एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर विदाउट फूड अलाइव रह सकती है। क्योंकि हमने पहले बताया एरोमोनास हाइड्रोफिलस जो बैक्टीरिया है वो एज ए सिम्बियोटिक उसके गट में रहता है, और जो वो क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट होने से रोक के रखता है उसकी गट में। तो पेशेंट लीच को जब जरूरत है तो उसे वो यूज कर लेती है, लेकिन जब हम वॉमिट करा देते हैं तो जो बचा हुआ अमाउंट ब्लड है एटलीस्ट उसको वो 6 मंथ या उससे ऊपर तक वो खर्च कर लेती है। फिर आप अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, ऐसा कोई वर्क नहीं है जिसके आधार पर हम ये कहें नहीं इतने दिन पर यूज ही कर लो। कुछ लोग 3 महीने 6 महीने के बाद यूज करते हैं, और हमारी राय है कि अगर आपने कोई ऐसा पॉन्ड या कोई ऐसी एक्वेरियम बना के रखा तो उसमें 6 मंथ उसको छोड़ दीजिए, तो आप चाहे दूसरे में यूज करें, बट ऑलवेज ट्राई टू यूज इन सेम लीच इन सेम प्लेस। Thank you, sir. Another question from Dr. Sunil Kumar Saini. He is asking, what is the physiological change in leech after putting in turmeric water or powder? टर्मेरिक जो पाउडर है, ये क्या है, अगर वाटर में मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बना, और वो सॉल्यूशन इट एक्ट्स लाइक ए इरिटेटिंग एजेंट। क्योंकि टर्मेरिक जो है वो इसीलिए वो लीच डिटैच भी होती है। अगर लीच ना छोड़ रही हो उसके मुख पर थोड़ा सा हरिद्रा पाउडर डाल दो, वो इरिटेट होकर उसे छोड़ देती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये है कि उसका स्किन जो है इरिटेट होगा, तो उसमें जो भी उसके स्किन सरफेस पर कह सकते हैं क्लेद या कोई वेस्ट मटेरियल इन्फेक्शन या कुछ भी है तो वो साफ हो जाएगा। और दूसरा क्या है, वो ये आपको सबको पता है टर्मेरिक पाउडर
also have some antiseptic property. और दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि आप सबको मालूम है कि लीच में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, एक, और लीच जो है अपना ब्रीदिंग जो है वो थ्रू दी स्किन ही करती है, और अगर लीच का स्किन वाटर नहीं होगा, मतलब कि वो पानी में नहीं होगा, तो ब्रीदिंग नहीं कर पाएगी, और ब्रीदिंग नहीं कर पाएगी तो मर जाएगी। इसलिए उसको जल ही आई और जल ही घर उसका इसीलिए कहा गया, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा कोई मॉडर्न साइंस की तरह डिस्क्रिप्शन नहीं था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ये क्या, लेकिन उसमें ये है कि आज के जो मॉडर्न साइंस का अगर जियोलॉजिकल एस्पेक्ट लीच का देखेंगे तो वो रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन, तो और वो एक्सक्रीट भी स्किन से करती हैं, तो उस अवस्था में उनकी जो बॉडी सरफेस पर बहुत सारे जो प्लेग की स्थिति है, वेस्ट थिंग्स है, वो रहते हैं। तो आप टर्मरिक पाउडर में डालेंगे तो इरिटेटिंग एजेंट है और वो उसको क्लीन कर देगा, इट रिएक्ट्स लाइक इट जो है एंटीसेप्टिक क्वालिटी, और जब ये दोनों होगा और साथ में माउथ ओपनिंग के कारण जो ब्लड है वो निकल जाएगा, तो लीच बिकम एक्टिव, इसीलिए उसको कहा है विगत क्लमः और पुरीस त्यागा, मतलब थकावट दूर होगी और वो एक्टिव हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, वो उसकी पुरीस और जो पेट की जो भी गंदगी है वो हट जाएगी। Thank you, sir. So another question from Dr. BP Singh. How to remove leech after therapy? ये लीच मैंने लेक्चर में बताया कि लीच क्या है कि मोस्ट, अगर आपको लगता है कि लीच को लगे रहने दो, आपने सपोज एक लीच लगाई और आप चाहते हो कि एक लीच से ही काम चल जाए, तो उसको सक करने दो, जो है वो लव लिक्विड के कारण वो सक करती जाएगी और सेल्फ डिटैच हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं डिटैच हो रही है और ना सक कर रही है, शांत है, तो जो उसको बड़ा आसान है, उसके आप सैंथोल लगाओगे नहीं, आप कोई टोबैको की कंटेंट लगाना नहीं है, क्योंकि टोबैको और रॉक सॉल्ट ये सब क्या उसकी माउथ और जो सकर्स को इंजर्ड कर देते हैं, तो लीच डेड कर जाती है। इसलिए हमेशा यूज करना है तो आपको सिंपल एक मतलब स्मॉल अमाउंट में उसके एक चुटकी कह लो उसके मुंह पर वो हरिद्रा पाउडर सफिशिएंट, टर्मरिक इज मोर हेल्पफुल एंड सफिशिएंट, सेफ है लीच को डिटैच करने के लिए। Okay, thank you, sir. Next question from Dr. Sagar Patil. डायबिटिक फूड में लीच जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक फूड में क्या होता है कि डायबिटिक फूड भी एक प्रकार का दुष्ट व्रण है, और डायबिटिक फूड जो है ट्रॉफिक अल्सर्स के जैसे हैं, जहां पर जो है किसी तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं होती, जहां पर आप कह सकते हो कि जो हमारी वेस आर्टरी वेन्स की जो कैपिलरीज है वो ब्लॉक होती है। ऐसे में जो उन मार्जिन में कंजेशन होगा, जो कंजेशंस हैं, तो अगर रिपीटेडली हम उन हीलिंग की नॉर्मल प्रोसीजर्स करें प्लस ब्लड लेटिंग कर वहां के कंजेशंस को रिमूव करेंगे, तो एक तो कंजेशंस कम होगा, दूसरा जो लीकेज में एंटी इन्फ्लेमेटरी और बायोएक्टिव केमिकल्स जो है उससे वहां पर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होगा। तो डायबिटिक फूड में लीच थेरेपी एक बेटर ऑप्शन है अर्ली हीलिंग के लिए, बट आपको वुंड मैनेजमेंट की जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो भी फॉलो करना पड़ेगा, और ऑलवेज ट्राई टू मैनेज द actual cause, that is diabetes. Okay, thank you, sir. Next question from Berry Technologies. He is asking, baldness में sir leech therapy effective है क्या? जो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस है जो नेचुरल है, जहां हेयर फॉलिकल्स ही नहीं है, वहां पर तो नहीं संभव है, बट अगर कोई जो है एलोपेशिया एरिएटा है सिंपल, और जहां पर ड्यू टू दी ऑब्स्ट्रक्शन इन दी ब्लड फ्लो है, हेयर फॉलिकल्स हैं बट फ्लो ऑब्स्ट्रक्शंस इन ब्लड फ्लो है, ऐसे में ये इनहेंस करेगा। तो चाहे प्रच्छान या लीच आप लगाएंगे तो एटलीस्ट वहां की जो हेयर फॉलिकल सर्वाइव है तो करते हैं। तो ज्यादातर लोगों में जो एलोपेशिया एरिएटा की कंडीशंस है उनमें मिलता है, बट एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस होगा या एलोपेशिया टोटालिस की कंडीशन है तो शायद मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है, बट अगर पैची है, लोकलाइज्ड है, हेयर फॉलिकल्स हैं, तो प्रैक्टिस में लोग लीच थेरेपी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, रिजल्ट भी मिलता है। Thank you, sir. So next question is Dr. Renuka. How to do Baman from leeches? जलोका का बमन कराने का तरीका बिल्कुल शास्त्रोक्त करिए
और हमें लीच को आफ्टर थेरेपी जो है बमन कराना ही है, क्योंकि अगर आप बमन नहीं कराएंगे तो उसके अंदर जो ब्लड है वो उसको इनएक्टिव बना के रखेगा, क्योंकि वो लोग बस ज्यादा ब्लड पीती है। मैंने पहले भी बताया कि अपने बॉडी के वेट से 5 गुना ज्यादा ब्लड जो है वो लीच सक कर सकती है और वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। इसलिए जो है अगर आपको बहुत उसको दोबारा यूज करना है और आप उसे जिंदा रखना चाहते हैं तो लीच का केयर जरूरी है, तो बमन भी जरूरी है। तो बमन के लिए सुश्रुत संहिता में लिखा है कि आप उसे बाएं हाथ से पकड़िए और दाहिने हाथ के अंगूठे से पूंछ से अग्रभाग मतलब पोस्टीरियर सकर से एंटीरियर सकर पर जेंटली मसाज करेंगे और उसके मुख पर आप टर्मेरिक पाउडर लगाइए। टर्मेरिक पाउडर रखेंगे तो उसका माउथ ओपन हो जाता है और एक पिचकारी जैसा वो जो है वो उससे ब्लड जो है एक्सक्यूज आउट होगा, बाहर निकलेगा। इसका मैंने एक बिल्कुल बमन करते हुए कराते हुए एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है। आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको कोई वीडियो बिल्कुल दिख जाएगा। लीच का बमन, जलौ का बमन के नाम से है वो, और वो एक उसमें आप मतलब देख सकते हो, या अगर आपको ज्यादा वो लगे तो मैं आपको दिखा भी सकता थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन मेरा था, जो आपने सर अपनी स्लाइड में जहाँ कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखा था वहाँ पे आपने सर 2-3 टर्म यूज करी थी कॉन्ट्राइंडिकेशन में। पेशेंट टेकिंग मेडिसिन लाइक गार्लिक, जिंजर और हाँ। जिंजिको बाइवोवा, तो सर उसका क्या रोल है सर? उस पर तो मैंने इतना बहुत रिसर्च नहीं किया था, लेकिन इतना मालूम है कि जैसे जो अदरक है या गार्लिक है, ये किसी तरीके से पेशेंट्स का जो रक्त है उसको थिन करते हैं। आई थिंक मैं उस पर बहुत ज्यादा मतलब बहुत वो नहीं हूँ कंफर्म कि वो क्या करता है, बट लिटरेचर और अगर आर्टिकल के सर्च में हमने उसको देखा तो वो चीजें लिखी है, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। जी थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मंगला सर वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी सिटिंग रिक्वायर्ड एंड फर्स्ट एंड सेकंड सिटिंग के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? एक तो डिफरेंस वाली बात है तो एज पर लिटरेचर 7 डेज होना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि सेम लीच को हमें कई बार मतलब जल्दी जल्दी यूज करना है तो आप चाहो तो आप नंबर ऑफ लीच बढ़ा दो एक। और हाउ टू डिसाइड हाउ मेनी सिटिंग्स का ये है कि आप जैसे सपोज मैं बर्जर डिजीज है, सपोज इन्फ्लेमेशन है, या सपोज वो कोई गैंग्रीन की स्थिति है या कोई ऊंट्स है, तो हमारा जो सिटिंग का डिसाइड है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस आराम या लेवल क्या है। जैसे सपोज कोई बॉयल्स है तो मेरे ख्याल से एक सिटिंग ही सफिशियंट है, सिंपल बॉयल्स है। अगर कोई डायबिटिक फूड है तो उसमें 6 बार 8 बार तो 10 बार भी जाए, और एरिया कितना इन्वॉल्व है उनका उस पर जो है उस पर भी निर्भर करता है। वेरिकोज वेन है तो जो है हमारे अनुभव के हिसाब से 6 to 8 टाइम्स एक बार में हम करते हैं। तो एटलीस्ट लीच को भी हम ब्रेक नहीं देंगे तो लीचेज वो मर जाएंगी, क्योंकि हम बार बार मैनिपुलेट करते हैं। पहले तो उसको ब्लड पिलाते हैं, फिर उसे हम वॉमिट कराते हैं। वॉमिटिंग में लीच इंजर्ड होती हैं, अगर जरा सा भी आप जो है केयर कम किए या जो है किसी तरीके से ज्यादा प्रेशर पड़ा तो वो लीकेज मर सकती है। इसलिए कोशिश करते हैं, डिजीज के आधार पर डिसाइड होता है, कोई एक्चुअल नियम नहीं है कि इसमें 5 सिटिंग, इसमें 4 सिटिंग, इसमें 2, ऐसा नहीं है। आप देखिए अगर लाभ मिल रहा है तो आप 5, 6, 7, 8 सिटिंग भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि ठीक है लाभ हो गया है तो 2 सिटिंग में भी बंद कर सकते Okay, thank you, sir. Next question from Vaidya Dr. Bholanath Maurya. He is asking, so concentration of turmeric means weight of turmeric in 1 liter water. 1 लीटर वाटर में हम कितना टर्मरिक डालेंगे कि उसको बमन कराने के लिए? देखिए आप अगर उसका एक एग्जैक्ट रेशियो तो कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, वो भी एक सर्च का विषय है। लेकिन मेरा कहना ये है कि टर्मरिक पाउडर इरिटेटिंग है, और अगर आपने 1 लीटर में अगर 50 ग्राम भी अगर वो क्या कहते हैं हरिद्रा पाउडर डाल दिया तो जस्ट कलर चेंज हो जाए तो उतना ही पर्याप्त है मेरे ख्याल से। एग्जैक्ट कोई ऐसा रेशियो अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर पानी में हल्दी पड़ा है
और उसका इतनी क्वांटिटी है कि उसका कलर चेंज है, तो उतने में पेशेंट जो है एटलीस्ट लीच एटलीस्ट एक्टिव हो जाए। तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ उसे एज ए इरिटेटिंग एजेंट के तौर उसे उस पानी में रखना है। तो मेरे को इतनी नाइदर मतलब बहुत ज्यादा डालना भी नहीं है, ज्यादा डालेंगे और बहुत देर तक रखेंगे तो लीच जो है उसमें डिस्कम्फर्ट फील करेगी। थैंक यू सर। So next question from Dr. Rolly Bansal. तो लीच का टेम्परेचर विंटर में हम कैसे मेंटेन करेंगे, किस टेम्परेचर पे हमको लीच को रखना पड़ेगा? देखिए जो नॉर्मली लीच सरवाइव करती हैं वो 4 डिग्री से लेकर और 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो उनके लिए सफिशिएंट है, मतलब उनको जिंदा रहने के लिए। अब क्या है कि जैसे दिल्ली सबसे ज्यादा मतलब जहां मैं हूँ मुझे फील होता है कि गर्मी में खूब 44 डिग्री भी पहुंच जाएगा और ठंडी में कहो 2-3 तक भी आ जाए। ऐसी स्थिति में अगर आपको लीच को अगर बाहर रखे हैं और मैनेज करना चाहते हैं, तो जैसे गर्मी में है तो आप टीन शेड लगाइए, आप उसके ऊपर कुछ करिए और पानी की मात्रा बढ़ाइए, पानी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे। गहरा पानी जल होगा, ज्यादा जल होगा तो ठंडा रहेगा, फ्रीक्वेंट उसमें चेंज करिए। और अगर वही ठंडी की स्थिति है तो आप थोड़ा ओपन ऐसी जगह रखिए जहां सनलाइट मिलती रहे और पानी चेंज करना ना भूलें। पानी अगर आप चेंज नहीं कर दिया करेंगे तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। पानी जब बहुत दिनों तक पड़ा रहेगा तो वो ठंडा होगा। और अगर कोई ऐसा हमारा भी अनुभव नहीं है कि हम वहां ब्लोअर चलाएं या कोई ऐसा एक्वेरियम में रॉड या कोई हीटर गीजर ऐसा कुछ करें, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हम ये ट्राई करते हैं, हम थर्मामीटर से ये देखते हैं कि वो टेम्परेचर 4 से कम है और 4 और 19 के बीच में है तो बेटर। ये हमेशा ट्राई करते हैं। इसलिए ठंडी में हम उसको पानी को चेंज कर देते हैं तो उतने टेम्परेचर में लगभग आ ही जाता है। Thank you, sir. I hope all participants have got their answers. Now I am going forward to Dr. Vijay Kumar Rai, sir. So please, sir. सर मेरा क्वेश्चन रह गया एक। जी सर, जी सर। एक्सक्यूज सर मी कौन सर। सा क्वेश्चन आपका? हाँ बोलिए बोलिए, कौन, पहले अपना नाम बताइए और फिर क्वेश्चन बोलिए। सर मैं डॉक्टर नरेंद्र गोयल बरनाला पंजाब से बात कर रहा हूँ। सर अच्छा सेशन था। एक मैंने 98 में एक वर्कशॉप अटेंड की थी, उसमें बताया गया था कि वॉमिट करवाने की जगह पे लीच को पंक्चर भी किया जा सकता है। उस विषय में आप कुछ बता सकते हैं? जी, जी सर। असल में सर 1-2 लिटरेचर्स ऐसे हैं जहाँ पर ये लिखा है कि अगर यहाँ तक कि सुश्रुत संहिता जो लिखी है किताब, उसमें विमर्श में कुछ हमारे टीकाकारों ने भी लिखा है कि अगर आपको लगता है कि हमारे पास लीच नहीं है और आप ब्लड लेटिंग कराना चाहते हैं तो उसके जो है पोस्टीरियर सकर की तरफ निडल से प्रिक कर दें। तो इधर से ब्लड सक करेगी और पीछे वो ब्लड ब्लीड करता रहेगा और एक लीच को देर तक लगा सकते हैं। ये बात सही है, बट मेरे ख्याल से ये तरीका इसलिए ठीक नहीं है कि इसमें वो लीच इंजर्ड होगी और वो उसका डेथ हो। कि वो आप जब प्रिक कर सकते हो वो तो ब्लीडिंग करती रहेगी, क्योंकि उसका तो वो सबसे जो बड़ा लीच में गुण भी है दोष भी है, वो है लौल्य। तो लोलुपता बस वो पीती रहेगी, भले उसे उसका वो पीछे से जो है निकलता जाएगा, बट एटलीस्ट वो इंजर्ड होगी और उसका डेथ होगा। वो बात आप जो पढ़े बिल्कुल सही है और कहीं कहीं किताबों में मिलता है। धन्यवाद सर। Thank you, sir. So now I'm going धन्यवाद for proceeding the program. जी। थैंक यू डॉक्टर शुभम। अच्छे से प्रश्नों का भी जवाब मिला है डॉक्टर महेश जी की तरफ से। उन प्रश्नों उत्तर के माध्यम से बहुत सारा ज्ञानवर्धन हुआ है। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। हम सभी के बीच हम सभी के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर कमलेश कुमार द्विवेदी सर जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आज के इस व्याख्यान पे 2 शब्द आप आशीर्वचन के रूप में हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। नमस्कार। सबसे पहले मैं आज के वक्ता डॉक्टर महेश गुप्ता जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। ये देख रहा था कि 1 घंटे 35 मिनट लगातार इन्होंने अपने विषय को बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से विशद रूप से उसका अपना पक्ष रखा और निश्चित रूप से
कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ी अपने इस विषय पे अपना जो ज्ञान था उसको सबको देने के लिए। इसके पश्चात जो सेशन हुआ वो सेशन भी बहुत जो क्वेश्चन आंसर का था वो भी बड़ा ही रोचक रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज 1 जनवरी को इतनी संख्या में लोग उपस्थित हुए। सामान्यतः माना जाता है कि 1 साल जो हम लोग कार्य करेंगे, पहले दिन जो कार्य शुरू करेंगे वो 365 दिन उसमें सफलता मिलेगी। संजोग आज ऐसा था कि मेरे पास कोई पेशेंट नहीं थे। फिर हमने पूछा कि भाई अपने उससे अटेंडेंट से कि भाई मरीज क्यों नहीं है, तो बोला सर कि आज पहला दिन हो, तो लोग सोचते हैं कि पहले दिन जाएंगे तो साल भर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। तो उसका ये फायदा हम लोग को मिला कि एक दिन ज्ञान प्राप्त हुआ तो 365 दिन ऐसे ही बढ़िया लेक्चर्स हमको सुनने को मिलेंगे। और इसके लिए निश्चित रूप से डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर विजय राय जी बधाई के पात्र हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जो हमारे विधाएं हैं, इन विधाओं को बहुत ज्यादा प्रचलित करने की आवश्यकता है। और पिछले 8-10 सालों में ये हुआ भी है। जो पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स के रूप में पॉपुलर भी हुआ है और बहुत से लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे शिक्षकों के बीच में, हमारे चिकित्सकों के बीच में इसकी बहुत आवश्यकता थी इस विषय पे चर्चा करने की। थोड़ा सा हम लोग और भी चाहते थे कि थोड़ा महेश जी यदि उनको पहले से पता होता तो विभिन्न प्रकार के जलौका लोगों का दर्शन भी कराते हम लोगों को, उससे हम लोग वंचित हुए। और 1-2 पेशेंट्स में प्रोसीजर दिखाएं तो हमारे चिकित्सक जो जुड़े हुए हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि लोग फिजियोथेरेपी के यहाँ जाते हैं और 200 से 300 रुपया प्रति सीटिंग देते हैं, तो उन्हें ये विश्वास है कि फिजियोथेरेपी से हम ठीक होंगे और वो महीनों चलता है। उसी तरह से हमारे जो चिकित्सक हैं वो यदि इस विषय पे और ज्यादा अध्ययन करके महेश जी या अन्य चिकित्सकों से एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लें तो वो अपने क्लिनिक पे कर सकते हैं। और वो अपने अतिरिक्त आमदनी या क्या कहते हैं कि एक अतिरिक्त विशेषज्ञता को दर्शित करेगी। तो आज के दिन हम सबको जितने लोग भी उपस्थित हैं उसमें मैं देख रहा था कि हमारे गुरुजी अभी जो है नहीं है उपलब्ध, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे जी अभी हैं और अन्य डॉक्टर सुभाष जी, और अभी देख रहा था कि मैं अपने भोलानाथ मौर्य जी भी जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र राय जी जुड़े हुए हैं, डीओ बलिया, सीताराम सिंह जी, काफी लोग हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक सफल, सुधांशु जी हैं, एक सफल ये आयोजन रहा है। और पुनः पुनः बधाई और आज के आंग्ल नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निसंदेह एक विशेष तरीके का यह कार्यक्रम हम लोग लेके चल रहे हैं, सब आप लोगों के निर्देशन और मार्गदर्शन का फल है। और कार्यक्रम के अंत में आज अपने विद्वान वक्ता को धन्यवाद ज्ञापित कर